स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमी सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहला तो ये बात करना है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। हर एक चैप्टर में बता रहे, जैसे क्या है ना कि इकोनॉमी वगैरह का चैप्टर का लेंथ बहुत बड़ा है, बट उसमें से बहुत सारा कुछ आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपकी वोकैबुलरी के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो आप सिंपली नोट्स रीड करके स्किप नहीं करोगे, आप उस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड रीड करोगे। रीड करने से दो फायदा होगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन रखेंगे, जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में एक अच्छा कीवर्ड्स दे देगा। एक अच्छे वर्ड का कलेक्शन होगा, वो आपके आंसर को और खूबसूरत बनाएगा, तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। दूसरा है, अगर कोई प्लेस दिख रहा है, कोई सिटी का नाम दिख रहा है या फिर कोई स्टेट है, कोई ये है, उसको जाके आप एक बार मैप पे प्लॉट कर लो। इससे ये होगा ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत रेयरली बट हो जाता है कि कभी कभी आपका क्या है कि करंट के न्यूज से या जो भी आपका क्लासिकल होता है मैप का पॉइंट्स, वो सब तो पूछता ही है, लेकिन कोई एक क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जिसमें कोई एक ऐसा नाम दे देता है जो आप करंट में भी नहीं सुने और उससे आप फेमिलियर भी ना हो। तो वो हो सकता है कि इन्हीं एनसीईआरटी के चैप्टर्स में से वो जो प्लेस है उसका नाम उठाया गया हो। तो एक बार देख लो मैप पे प्लॉट करके कि हाँ वो स्टेट कहाँ है, उसके चारों तरफ बॉर्डर कौन सा है, वो स्टेट का अगर रैंकिंग देखे सेंसस के अनुसार तो पॉपुलेशन में कैसा है, सेक्स रेशियो कैसा है, एक बार बस देख लेना है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका सेंसस भी प्रिपेयर होता जाएगा, उसके लिए आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला चीज, आपको पूरा का पूरा रीड करना है। हमें एज अ टीचर सिर्फ समझाना है, तो हम आपको सिर्फ समझाएंगे। जो कंटेंट है, जो नोट्स है इस पूरे चैप्टर का, वो नोट्स आपको प्रिपेयर करवा देंगे, साथ साथ आपको प्रिपेयर कर लेना है, लेकिन आपको इसको पॉइंट टू पॉइंट रीड करना है। नेक्स्ट चीज ये है कि हम लोग हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर, तो उसका एक पहले खाका तैयार करते हैं, समरी तैयार करते हैं। जैसे इसका इस क्लास के फर्स्ट वाला जो चैप्टर था उसमें कुछ खास ऐसा नहीं था, बहुत कम इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स थे, तो हमने नहीं बनाया था समरी। लेकिन अब धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे इस चैप्टर में देखो, नाम ही क्या है आपका, पॉवर्टी। दूसरा क्या है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो इसकी हमको पहले एक बार समरी बना लेनी है, फिर उसके बाद हम उन जितने भी समरी बनाए उन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डील कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको एक बार देख लेंगे। 90% आपका थ्योरी में ही कवर्ड रहता है, स्टिल एक बार देख लेंगे कि जहां पे लगेगा कि कुछ क्वेश्चन आप फंस सकते हो तो आपको वो बता देंगे। लिखना खुद है। अब आप क्या कीजिए, सेल्फ राइटिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ राइटिंग खुद से लिखिए कि हाँ, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उसमें से 95% ऐसे स्टूडेंट है ना जिनको ये बिल्कुल पता है कि क्वेश्चन क्या पूछा, हमको क्या लिखना है, लेकिन उनको फ्रेम नहीं करना आता है। तो आप खुद लिखोगे और फिर उसका आप इवेल्युएशन करवाइए। जो भी आपके आसपास कंसर्न टीचर है, कि हो सकता है कि आप कोई कोचिंग कर रहे हो लेकिन एनसीईआरटी समझने के लिए आपने यूट्यूब देख लिया, तो आप उन टीचर से एक बार इन्हीं क्वेश्चंस को क्विकली लिख लो। अपने टीचर से, सीनियर से, कोई बड़े भाई बहन है उनसे, या कोई नहीं है तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आप हमें भेज दो, विद इन 48 आवर्स आपका इवेल्युएशन सारा का सारा करके आपको भेज दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है। दूसरा है कि जिनको लगता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना था और अंडरस्टैंड करके हमें लिखना था, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है वो नहीं पता। कंटेंट उनके पास बहुत सारा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। और जब वही नहीं समझ आएगा तो आप फ्रेमिंग कैसे करोगे? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मेंस में, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, एंड फिर क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। ऐसा लिख मत देना क्वेश्चन में कि हाँ ये इंट्रोडक्शन, उसके बाद हेडिंग दे दिए इंट्रोडक्शन और फिर उसके अंदर कुछ लिख दिया। ऐसा नहीं है। आपको आंसर, यही तो कला है, आपको आंसर इस तरह से लिखना है ना कि पढ़ने वाले को अपने आप पता चल जाए कि अच्छा आपका फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो है, बाकी का सारा बड़ा चीज बॉडी है, और फिर लास्ट का पैराग्राफ रीड करते ही समझ जाए कि ये बच्चे ने कंक्लूजन लिखा है। तो आपको क्या करना है उसके लिए, कि जिनको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है लिखे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि साथ साथ में आपको नोट्स बनाते चलना हर एक चैप्टर का। आप सेल्फ रीड करो या कोई लेक्चर देखो या यूट्यूब वीडियो देखो, कुछ भी देखो, आप अपने से नोट्स बनाते चलो। टीचर जो बना रहे हैं उसको देख देख के, या फिर खुद से सेल्फ रीडिंग कर रहे हो तो नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद जो क्वेश्चन का डिस्कशन होता है ना,
उस दौरान अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं तो उस पॉइंट्स को नोट करके और उसके बाद फिर फ्रेम करो और फ्रेम करने के बाद इवैल्यूएशन करो। तो जिनको क्या है कि मतलब समझ आ गया क्वेश्चन, सिर्फ उसको अच्छे से फ्रेम करना है, उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान है। लेकिन जिनको क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं समझ आ रहा, उनके लिए थोड़ा लंबा है। तो अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से मेहनत कीजिए। यहाँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलता है कि हाँ 4 घंटा पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, 10 घंटा पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। आप अपनी क्षमता देखिए कि आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, बस हमको लर्न करना है और पुट करना है, तो शायद आप पर डे 4 घंटे में भी काम कर जाओ। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं, हमें क्या है कि कंटेंट तो याद आसानी से हो जाता है बट उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में समय लगता है, तो फिर आप क्या करो, मेहनत ज्यादा करो। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मोटिवेशन जीवन में नहीं होता है कि आपको आके हम ये कह दिए, इसलिए आप देखोगे हमारे चैनल पे अननेसेसरी मोटिवेशन नहीं रहता है। आप अपने हिसाब से खुद को आंको, उस हिसाब से। और एकदम एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, इसको स्किप मत करो। एनसीईआरटी इज कंपलसरी। हमने भी कई स्टेट पीसीएस के मेंस को लिखा है, हमने यूपीएससी के 2 बार मेंस को दिया है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे भी भूल हुई है जिस वजह से हम मेंस को बहुत कम मार्क्स से, एक बार सिर्फ 12 मार्क्स से स्किप कर पाए थे। तो वो चीज क्या है, वो मिस्टेक ये हुआ कि कुछ एनसीईआरटीज को मैंने इग्नोर किया, स्पेशली हिस्ट्री के। वो आपको नहीं करना है। एनसीईआरटी 100% कंपलसरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपना चैप्टर का समरी बनाते हैं, फिर पूरा समझते हैं, और फिर उसके बाद चाहे जितना टाइम लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, इसको निपटा लेते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्टार मार्क देते हैं, क्योंकि इसके लिए आप हायर क्लास में जब स्टैंडर्ड बुक में भी जाते हैं तो एक सेपरेट ही चैप्टर होता है पॉवर्टी और उससे रिलेटेड कमिटीज, उसका डेफिनेशंस, उसके क्राइटेरियाज, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, क्या पॉलिसीज लाई है गवर्नमेंट ने, सब कुछ एकदम एक अलग चैप्टर में ही दिया है। तो चलिए ये चैप्टर आप रीड कर लेना, हम आपको नोट्स बनवा देते हैं, क्योंकि ये बच्चों की तरह आप हायर क्लासेस के बुक को वर्ड बाय वर्ड रीड करने से मेरा काम आसान होगा, 30 मिनट में रीड करके चले जाएंगे, लेकिन आपको समझना जरूरी है, इंटरलिंक करना जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक समरी बनाते हैं। समरी इन द सेंस पॉइंट्स बना लेते हैं, क्या क्या हेडिंग है चैप्टर में, उसके बाद एक एक करके हर एक हेडिंग को हम लोग कवर करते चलेंगे। सबसे पहला चीज तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि पुअर आखिर हम किसे कहते हैं, है कौन, किसको आप पुअर कहोगे, किसको आप मिडिल क्लास कहोगे, किसको आप रिच कहोगे, उसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है या फिर अपने अपने हिसाब से लोग डेफिनेशन बनाते हैं हालात अनुसार, वो देखेंगे हम लोग। दूसरा चीज हम देखेंगे पॉवर्टी क्या है। पुअर एक कह सकते हो कॉमन नाउन है, पॉवर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आप कहते हो ना कि मुझे खुशी हुई, तो वो जो एक फीलिंग है वो क्या है, आप मेजर नहीं कर सकते, वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन आप कहोगे मेरा नाम खुशी है, तो फिर ये तो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है कि हाँ एक इंसान, एक लड़की है, लड़की कॉमन होता है, उसका नाम खुशी है। तो वैसे ही है क्या, कोई इंसान आपका पुअर हो सकता है, कोई इंसान मिडिल क्लास हो सकता है, कोई अपर मिडिल क्लास हो सकता है, कोई लोअर मिडिल क्लास हो सकता है, कोई रिच हो सकता है। तो यही फर्क है पुअर पॉवर्टी में, हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, कि ये जो पॉवर्टी है, इस पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करते हैं, इसका मेजर करने का क्या क्राइटेरिया है, कोई यूनिवर्सल है कि नहीं है, या समय समय के साथ बदलता रहता है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी है उसके कारण क्या क्या होते हैं, कि किन किन कारणों से आपका क्या है कि पॉवर्टी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि जो पॉवर्टी है, उस पॉवर्टी पे साइंटिस्ट कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे समझते हैं, क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं, किन आधार पे पॉवर्टी को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है, वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन क्या होता है, कि कोई एक यूनिवर्सल लाइन है या कंट्री वाइज अपना वैरी करता है, वो हम देख लेंगे। उसके बाद है कि कुछ इंडेक्स देखेंगे, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या फिर हमारे देश का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग जो पेश करता है, उसको देख लेंगे। उसके बाद क्या है कि हम लोग पॉवर्टी लाइन को तो देख ही लिया, इसके साथ साथ हम लिंक करेंगे किसको, पॉवर्टी को लिंक करेंगे किसके साथ, लिंक करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ना SDG,
उससे लिंक करेंगे कि क्या कोई लिंकेज है कि नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पॉवर्टी के साथ। उसके साथ साथ हम पॉवर्टी को देखेंगे क्या, किस मायने से, हम देखेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी के हिसाब से, मतलब दो स्टेट है उसके बीच में कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि क्या कुछ फर्क है कि नहीं। इक्वालिटी इनइक्वालिटी, यहीं पे हम लोग एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे अबाउट इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, या सोशो इकोनॉमिकली हम डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमिकली कैसे इक्वालिटी इनइक्वालिटी आपका डिफाइंड होता है। इसके साथ साथ जब हम ये चीज देख लेंगे तो हम एक बार थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो क्या क्या है, वर्ल्ड में पॉवर्टी का क्या कंडीशन है, क्या सब एक समान पुअर हैं या कोई देश ज्यादा पुअर है कोई देश कम पुअर है, इसका एक बार हम लोग स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ क्या है कि हम लोग देख लेंगे कि सरकार ने, हमारे देश ने, क्योंकि हम अपने देश के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वर्ल्ड के पॉलिसीज को बहुत ज्यादा नहीं कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आएगा धीरे धीरे समय के साथ, उसको देख लेंगे। जैसे कुछ जगहों पे कुछ कंट्रीज क्या है पॉवर्टी हटाने का क्या मेजर रख रही है, कौन सी कंट्री हमसे सीख रही है, हम किन कंट्री से सीख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अभी वो नहीं है, अभी 9th के हिसाब से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पॉवर्टी के बारे में वो लेंगे। तो देश में हमारे एंटी पॉवर्टी क्या क्या मेजर्स चल रहा है, किन तरह के पॉलिसीज फ्रेम हुए हैं जो पॉवर्टी को किसी तरीके से खत्म या कम करना चाहता है, उसमें हम लोग देख लेंगे कुछ कुछ एग्जाम्पल। जैसे पीएम आपका पोषण योजना है, ये पिछले चैप्टर में भी इसका एग्जाम्पल आपको बताए थे, या फिर आपका कह सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया जिसके तहत जो है घर प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना या मातृत्व योजना। तो ये सब कई सारे एग्जाम्पल्स है पॉलिसीज के, जिनमें से एक दो एग्जाम्पल अभी बच्चे के लेवल पे हम लोग देख लेंगे, और साथ ही साथ एक तरह से कंपेयर भी कर लेंगे इन्हीं एंटी पॉवर्टी मेजर्स के थ्रू कि अर्बन में पॉवर्टी का क्या कंडीशन है एंड रूरल में आपका पॉवर्टी का क्या कंडीशन है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। और उसके साथ साथ जो ये पॉलिसीज है इसके अगेंस्ट क्या चैलेंजेस हमारे लिए, कि हम पॉलिसीज भी बना दिए, हम चाहते भी हैं कि पॉवर्टी कम हो, खत्म हो जाए, बेसिक न्यूट्रिशन, बेसिक फूड, बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन मिले, लेकिन स्टिल हमारे पास क्या क्या आपका चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना है। मतलब ये बेसिकली हमारे अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन का ये काम करेगा कि ठीक है इतने सारे हमने कर लिया तो ये चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस के लिए हमें आगे वे फॉरवर्ड सोचना होगा कि क्या तरीका है जिससे हम इसमें सुधार, इन चैलेंजेस को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब वही गोल गोल चक्कर है कि अभी क्या प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सुधारोगे, और सुधारने के बाद उन सुधार वाले प्रोसेसेस में क्या प्रॉब्लम आएगा तो वो उसको आप प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को आप सुधारोगे, फिर उसको, मतलब ये एक तरीके से आपका क्या चेन रिएक्शन चलता रहेगा कि कैसे कैसे आपका सारा काम चल रहा है। तो ये आपका एक तरीके से वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन का पार्ट बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का जिस्ट है। अब इसमें बहुत सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा इन द सेंस है कि जैसे पुअर पीपल है तो पुअर पीपल है उनका आज के डेट में परसेंटेज या नंबर क्या है, या सेंसस से रिलेटेड जो भी डेटा है। जैसे कुछ डेटा होता है ना जो कमिटीज से रिलेटेड होता है कि पास्ट में कुछ आपकी कमिटीज बनी थी, उस कमिटी ने कुछ आपका क्राइटेरिया रखा कि हाँ इतने कैलोरीज मिलेगा तो ठीक है पुअर नहीं होगा, लेकिन अगर इससे कम कैलोरीज मिलेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका पुअर कहलाएगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि कमिटीज जो बनी थी उसने क्या डेटा रखा था कि कितना रुपया कितना कैलोरी, उस अनुसार से, तो वो तो आपका उसी कमिटी से ये आपको लर्न करना होगा क्योंकि वो उस समय बोला गया था, वो करंट सिनारियो नहीं था। वो जैसे अलग कमेटी आया, तेंदुलकर कमेटी आया, रंगराजन कमेटी आया, ये सब अपनी बात कहती है कि हाँ हमारे कमेटी के हिसाब से इतना क्राइटेरिया है, इतना होगा तो पुअर कहेंगे, इतना नहीं होगा तो पुअर नहीं कहेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कमिटीज वाले डेटा को आपको लर्न करना है, लेकिन ये सब जो सेंसस है या फिर अभी का पुअर का कितना परसेंटेज है कितना नहीं है, या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, या हेल्थ का डेटा है कि अभी हेल्थ के सेक्टर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है कितना नहीं है, कितना और करना बाकी है, कौन से पॉलिसीज कितना पेनिट्रेट कर पाई, इंश्योरेंस कितना पेनिट्रेट कर पाया, या एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब जो भी आपके बुक में अभी दिया होगा ना एक्सेट्रा, ये सब डेटा जो भी आपके बुक में दिया होगा, इसको प्लीज आप जिस भी ईयर में आपका एग्जाम होगा ना उस ईयर के आप अपने करंट के डेटा से इसको अपडेट करोगे, करंट के डेटा से इसको अपडेट करोगे। करंट अफेयर्स में जो आएगा मंथली, जो भी आप पढ़ते हो मंथली डेली जैसे भी, या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या फिर बजट हो गया,
आप किसी अपने स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उस स्टेट का अपना इकोनॉमिक सर्वे, अपना बजट होगा, उससे आपको इन सभी डेटास को क्या करना है, अपडेट करना है। तो ये तो हो गया कि हमारे चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, क्या टॉपिक्स थे। अब चलिए फटाफट बिना देरी किए, बहुत हो गया लेक्चर, बहुत भाषण हो गया, अब हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि हम कैसे लोगों को पुअर कहेंगे, कि पुअर आखिर होता कौन है, पुअर पीपल हम किसे कहें। तो सिंपल भाषा में समझो ना, कि दोज हु कांट satisfy their even basic needs like food, housing, clothing, etc. properly। कि ऐसे जो भी लोग हैं जो अपना बेसिक लग्जरी छोड़ दो, गाड़ी बंगला छोड़ दो, एक छोटा सा रहने का जगह, बेसिक जो खाना होता है जिससे शरीर चलेगा, और जो बेसिक तन ढकने के लिए जो कपड़े होते हैं वो भी सही से नहीं पूरा कर पाए, तो वैसे लोगों को हम पुअर कहें। अब इसमें क्या है कि हर लोग आए, अलग अलग अपना क्राइटेरिया बनाए कि हाँ इतना रुपए से कम कमाएगा तो पुअर होगा, इतना कैलोरी से कम खाएगा तो पुअर होगा। तो वो तो हालात अनुसार, समय अनुसार, देश अनुसार बदलता जाएगा। कि हो सकता है कि जो कंट्री ट्रॉपिकल एरियाज है वहां के लोग आपके ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा स्वेटिंग होता है, ज्यादा बॉडी से लॉस होता है, उनको ज्यादा फूड चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो वहां का थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा। तो ये क्राइटेरिया क्या होगा कि बदलता रहेगा। लेकिन ये जो लाइन है ये आपका यूनिवर्सली ट्रू है कि किसी भी देश में जाओ, आप कोई भी क्राइटेरिया रखो, कुछ भी रखो, आपको यही ध्यान देना है कि वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो उसके बेसिक डिमांड को पूरा कर सके। कर पा रहा है तो ठीक है, पुअर के बाहर है, नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर नहीं है। तो ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि कैसे लोगों को हम पुअर कहते हैं। अब आता है पॉवर्टी। जैसा बताया था ना कि पॉवर्टी एक, कह सकते हो, भाववाचक संज्ञा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी एक कंडीशन है, पॉवर्टी आपका एक कंडीशन है, या कह सकते हो पॉवर्टी एक लेवल है पीपल का, जहां पे आपका क्या है, जो भी पर्सन है या जो भी पीपल है, जो भी पर्सन है, उसका इनकम इनकम इतना लो है ना, इतना लो है कि वो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एकदम साथ में आपको नोट्स बनाना है, करने का देखिए, मैक्सिमम मेहनत हम कर देंगे, आपके लिए टाइप नोट्स ले आएंगे, पीपीटी बना लेंगे, लिख लेंगे, लिखा हुआ को रीड कर देंगे, 30 मिनट में लेक्चर खत्म, और बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो तो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया, हम सीख गए लिखने का तरीका, मेरा राइटिंग स्किल इंप्रूव हुआ, उससे मेरा क्या फायदा। फायदा तब होगा जब हम भी लिखते रहे, आप भी लिखते रहो, मेरी भी स्किल इंप्रूव होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं ना। हम बेस्ट टीचर है ना आप बेस्ट स्टूडेंट हो, सब लोग सीख रहे हैं, तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए हम। तो पॉवर्टी एक हालात है, एक सिचुएशन है जहां पे आपका लोगों का इनकम इतना कम हो गया है कि वो अपने बेसिक नीड को भी नहीं पूरा कर पा रहे। मतलब जो बेसिक खाना है, रोटी चावल दाल, ये नहीं मिल पा रहा है। जो बेसिक न्यूट्रिएंट है कि शरीर में एक जरूरत के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, ये सब मिल सके, नहीं मिल पा रहा है। अब इसी को क्या करते हैं कि अलग अलग देश की कमेटी अपने देश के अनुसार एक थ्रेशोल्ड बांट देते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे देश में डेली का 50 रुपया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 50 रुपया नहीं कमाएगा तो वो पुअर हो। तो भाई ये क्राइटेरिया क्यों रखा, क्योंकि वो 50 रुपया जो था वो एक मिनिमम लेवल था जिसमें वो इंसान अपने सारे बेसिक चीजों को पूरा कर सकता था। अगर नहीं पूरा कर पा रहा है तो वो पुअर है, कर पा रहा है तो पुअर से बाहर है। तो हम यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं, हम यूनिवर्सल डेफिनेशन लिए कि जो भी देश है, जो भी कंट्री है, जो भी सिटी है, जो भी गांव है, वहां पे जो भी बेसिक चीजों का जितना खर्चा है, उतना खर्चा अगर नहीं पूरा कर पा रहा है तो वो हालात आपका पॉवर्टी का सिचुएशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये जो पॉवर्टी होता है, इस पॉवर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक होता है रिलेटिव। देखो जब भी रिलेटिव शब्द आए ना जीवन में तो समझ जाना कंपैरिजन होगा। जैसे देखते हो आप एग्जाम की तैयारी करो, रिश्तेदार आ गए घर, तो क्या करे, आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वैसे यहां पे कंपैरेटिव लेवल है। एब्सोल्यूट होता है क्या, कि वो एकदम एक्चुअल जो आपको बता रहा है ना कि हाँ ये है ही पुअर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक्चुअल कंडीशन
of income level that can't fulfill basic needs. कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। 50 रुपया चाहिए था हमको जीवन यापन करने के लिए, हम 40 रुपया कमा रहे हैं, तो हम अपना बेसिक नीड नहीं पूरा कर पाएंगे तो हम एकदम एब्सोल्युटली पुअर हैं। यहाँ कोई तुलनात्मक ये नहीं हो रहा है एनालिसिस। यहाँ है कि चाहे आप मेरे सामने 1000 रुपया कमाने वाला रखो, 5000 रखो, 200 रखो, जो भी रखो, हम पुअर हैं तो पुअर हैं क्योंकि हमको जीवन में बेसिक नीड पूरा करने के लिए 50 रुपया चाहिए था। हम 40 रुपया कमा रहे, 10 रुपया कमा रहे, 30 रुपया कमा रहे, एकदम हम एब्सोल्युटली पुअर है। रिलेटिव होता है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस ये जरूरी नहीं कि नॉट नेसेसरली द पर्सन इज एक्चुअली पुअर। जरूरी नहीं है कि इंसान पुअर हो ही। वैसे को हम लोग रिलेटिव कहते हैं। आप कहोगे कैसे समझे? एग्जांपल ले लो। मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, तुलना कर रहे हैं। बी के पास क्या है? एक घर है अपना, एक उसके पास कार है, एक उसके पास बाइक। ए ने कहा कि भाई हम तो रेंट पे रह रहे हैं, मेरे पास कार नहीं है, सिर्फ बाइक है। कार नहीं है, बाइक है। तो कहा कि यार हम तो बी के तुलना में थोड़े गरीब हो गए, तो क्या दिया? ए इज रिलेटिवली पुअर देन बी। तो देख लो यहां ए गरीब है? गरीब नहीं है, क्योंकि उसके पास घर है, छत है रहने को, उसके पास खाना खाने के लिए भी है, 3 वक्त का खाना भी अच्छे से खाता है, चलने के लिए भी अपना सवारी है। बस फर्क यह है कि 4 चक्का नहीं है, 2 पहिया है। तो ना ए गरीब है ना बी गरीब है, लेकिन बी के तुलना में ए गरीब है। तो ऐसे को हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। लेकिन एब्सोल्यूट कहा कि भाई हमको कंपैरिजन करना ही नहीं है, हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट था। फॉर एग्जाम्पल हर चीज को खुद के लिए एक एग्जाम्पल तैयार कर लो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट था हमको ₹50, ठीक है। लेकिन हम पर्सन सी हैं और मेरा अर्निंग है आपका, मान लो ₹50 चाहिए था डेली, मेरा अर्निंग है ₹35 डेली। इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे हम हमेशा कम है। मेरे आसपास की दुनिया क्या करे उसको कोई मतलब ही नहीं है, हमको किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम गरीब हैं तो गरीब हैं। होता है ना, एक मूवी में डायलॉग था ना कि हम एकदम शुद्ध गरीब हैं। तो कुछ वैसा ही है। और यही लेवल खतरनाक है कि हम लोग पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं कि हाँ ये गरीब है, ये अमीर है, हम लोग तुलना भी कर लेते हैं। हम लोग क्या है कि जो बहुत कनिंग इंसान होता है वो मजाक भी उड़ा देता है। लेकिन इकोनॉमी क्या है कि इसी वजह से आपकी ग्रो नहीं कर पा रही है। ग्रो इसलिए नहीं कर रही है कि पुअर पीपल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ग्रो इसलिए नहीं कर पा रही है ना कि हम उन पुअर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम उन पुअर को थोड़ा सपोर्ट देंगे, जरूरी नहीं है कि हर गरीब के घर से आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना है, लेकिन आप हर गरीब में ऐसा कर सकते हो ना कि एक पर्सन को इतना स्किल दे दो कि वो अपना छोटा सा काम भी, जैसे टायर का पंक्चर बनाना, जैसे आपका मान लेते हैं कि छोटे मोटे प्लास्टिक के ये कह सकते हो छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज या फिर प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज, इन सब में काम करना, एटलीस्ट एक रेगुलर वेज तो अर्न करेगा। अब उसके हालात सुधरेगी, वो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, तो वो अपने आगे आने वाले जनरेशन को भी क्या करेगा? लेवल बढ़ाएगा। थोड़ा सा हमें ऐसे पॉलिसीज लाने होंगे जिससे कि हम क्या करें कि ये जो आपका सस्ता कच्चा शराब मिलता है जिसमें मिथेनॉल मिला होता है, जो ताड़ी मिलता है, इन सबको अगर हम बैन करवा दे, हटा दें, तो क्या होता है कि बहुत सारे गरीब लोग इसलिए भी गरीब रह जाते हैं ना क्योंकि वो जितना कमाते हैं वो खाने से ज्यादा अपने नशे में खत्म कर देते हैं। अगर हम ऐसा पॉलिसीज ला दे, इन सबको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें, तो अपने आप क्या होगा ना कि पुअर पीपल का हालात 2-3 जनरेशन में बहुत सुधर जाएगा। और जैसे वो सुधरेंगे हमारी इकोनॉमी भी सुधर जाएगी। तो पुअर लोगों की वजह से खराबी नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज अ गवर्नमेंट, एज अ पॉलिसी मेकर, हमारी कुछ जिम्मेदारी है जिसको सिर्फ पेपर पे नहीं पास करना है, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है। तो ये तो आपका क्या हो गया? टाइप हो गया। उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, एटलीस्ट चैप्टर में भी अंडरलाइन कर रहे हैं, बाद में खुद से भी बना लेना, लेकिन बना लेना। अब आता है क्या कि हम जो पॉवर्टी है उस पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो पॉवर्टी का मेजरमेंट 2 ही चीज से होता है,
या तो होता है कैलोरीज से या होता है मनी से, या कह सकते हो वेजेस से, वेजेस या फिर मनी, या फिर कह सकते हो अर्निंग से। तो जैसे होता है ना कि कुछ कमिटीज ने अलग अलग कमिटीज बनी, क्योंकि अभी 9th में उतना नहीं पढ़ना है, आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कुछ कमिटीज ने कहा कि नहीं कैलोरी वाला क्राइटेरिया रखो, कुछ ने कहा कि पैसे वाला क्राइटेरिया रखो, कुछ ने कहा कि मान लो एक आपका रूरल एरिया है, गांव का इलाका है, एक आपका अर्बन एरिया है, तो एक कैलोरी फिक्स रख दो कि मिनिमम मान लो जैसे क्या है 2400 फॉर एग्जांपल, 2400 कैलोरी पर डे। अर्बन में रख दो 2100 कैलोरी पर डे। कि अगर लोगों को इतना कैलोरी पर डे मिल रहा है तो ठीक है, अगर इससे कम मिल रहा है, कि अगर इससे रूरल एरियाज में अगर आपको क्या है कि कैलोरीज 2400 से कम मिल रहा है, तो इसका मतलब आप क्या हो, पुअर हो, आपको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अर्बन है, वहां आपको 2100 से कम मिल रहा है, तो आप क्या कहलाओगे, पुअर कहलाओगे। तो कुछ कमिटीज ने कहा ना कि क्यों ना हम कैलोरीज का, हम न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया बना के रखें कि इतने से कम अगर लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसका मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खाने जैसे चीज को नहीं कर पा रहे अफोर्ड, इसका मतलब वो क्या है, पुअर है, वेजेस के हिसाब से। कुछ ने कहा कि चलो क्या है कि रूरल एरियाज, गांव का इलाका, अर्बन एरियाज, मान लो कि कुछ है, मान लेते हैं ₹X, अर्बन में मान लो कि ₹X-10 है, 10 रुपया कम, या X+10, अर्बन एरिया महंगा होता है, X+10। तो कहा कि अगर रूरल एरिया में कोई भी इस X रुपीज से कम कमा रहा है पर डे या पर मंथ, कुछ ने मंथली का, कुछ ने पर डे का, जैसे कुछ कमेटी ने कहा कि 800 रुपया से पर मंथ कम कमा रहा है, रूरल एरिया में तो गरीब है, 1000 से कम कमा रहा है, अर्बन में तो गरीब है। तो जो भी है पर डे का क्राइटेरिया लो या पर मंथ का लो, अगर रूरल में और अर्बन में आपका कमा रहा है ₹X+10 से कम, तो इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में हम उसको कंसिडर क्या करेंगे, पुअर कंसिडर करेंगे। तो अलग अलग कमिटीज आई थी, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका अलग कमिटी आया था। ये सब ऐसा नहीं कि आपको उड़ाते चल रहे, यहाँ पे जरूरत नहीं है, आगे आएगा जब हम लोग 12th का पढ़ेंगे, 10th का पढ़ेंगे, 11th का पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आएगा तो हम डिटेल में बताते जाएंगे। शुरू में कैलोरीज को रखा गया और बाद में आपका रुपीज पे ले गया। फिर आपका कुछ कमेटी था जैसे लकड़ावाला कमेटी, या फिर आपका एक कमेटी था जिसे हम कहते हैं तेंदुलकर कमेटी। अभी नाम याद रख लो कि कम से कम ऐसे ऑब्जेक्टिव आए तो सुना सुना लगे। फिर उसके बाद आपका एक कमेटी था जिसे हम कहते हैं रंगराजन कमेटी, एटसेट्रा। इतनी सारी कमिटीज आई जो कि पॉवर्टी और पॉवर्टी के मेजरमेंट से रिलेटेड अपने अपने पॉइंट्स को उसने पुट किया कि हाँ ठीक है, हम ये वाले जो है काम करेंगे, हम जो है कैलोरीज का क्राइटेरिया रखेंगे। कुछ ने कहा नहीं कैलोरीज से अच्छा रुपीज का क्राइटेरिया रख लो कि कैसे कैसे आपका काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका क्या है कि एक और इसी से रिलेटेड, मेजरमेंट से ही रिलेटेड आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग कभी कभी ना मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट एक तो तरीका होता है भाई हम परसेंटेज से कर दिए कि हाँ भाई हमारे एरिया में 100 लोग थे, उसमें से 2 लोग आपके अपने बेसिक नीड को नहीं पूरा कर सकते थे, 2% हो गया। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो, इसका सिंपल सा मतलब होता है ना एक्चुअल काउंटिंग, एक्चुअल काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पुअर पीपल। एक एक करके गिनती करना कि हाँ 100 लोग हैं, हमने गिनती की कि 1 2 लोग ऐसे हैं जो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उसी का हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पिछले साल आपका 4 लोग था, अब 2 लोग बच गया, तो हाँ इतना % डिक्लाइन हुआ। तो ये एक तरीका होता है। ये जो जितने भी कमिटीज है ये लोग बात करते किसकी, एक लाइन की जिसको हम कहते हैं क्या है, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन होता है मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ बेसिक नीड्स, सबसे मिनिमम लेवल। अब ये अलग अलग कमेटी अपने अपने जरूरत के हिसाब से, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम ये जो मिनिमम लेवल खाने न्यूट्रिशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हाँ रूरल एरियाज में मिनिमम 2400 कैलोरी पर डे चाहिए, तो ये हो गया एक मिनिमम लेवल, इससे नीचे दोगे तो गरीब है।
इसे नीचे दोगे तो हमारा बॉडी नहीं डेवलप करेगा, हम एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो वो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल होता है उसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। इस पॉवर्टी मतलब ये आपका थ्रेशोल्ड लेवल है, इसके नीचे जो भी रहेगा वो सब आपका क्या रहेगा, पुअर रहेगा। तो इसके नीचे जो भी पुअर रहेगा तो हम कहेंगे ना ये आपका पॉवर्टी लाइन है, पीएल मींस पॉवर्टी लाइन, पीएल मींस पॉवर्टी लाइन। तो जो इसके नीचे होगा वो बीपीएल होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। आपने सुना होगा बीपीएल कार्ड्स बनता है। जो इसके ऊपर रहेगा, जो इसके ऊपर रहेगा वो होगा एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल का फुल फॉर्म, ये सब छोटा छोटा फुल फॉर्म ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे पूछ देता है। बीपीएल का मतलब होता है, अब तो खैर वो भी अच्छा क्वेश्चन बनाने लगा है। तो ये हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन और ये हो जाएगा आपका अबव पॉवर्टी लाइन। तो मेजरमेंट में ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब आता है क्या कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कहीं पे भी, वर्ल्ड हो, इंडिया हो, कहीं पे भी आपके बुक में सिंपली हो सकता है लिखा हो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, फिर उसको एक बार बता दिया, फिर उसके बाद इंडिया में बताओगे क्या हालात है। भाई कहीं भी आप दुनिया में चले जाओ, किसी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम का कारण भी मिलता ही जुलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि अगर हमारी इंडिया में पॉवर्टी का कारण फॉर एग्जाम्पल है कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है उस वजह से है, तो बाकी कंट्रीज में भी पॉवर्टी का एक कारण कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉपुलेशन का बढ़ना होगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में यूनिक कारण। हाँ, अपने मेजरमेंट का तरीका लोग अपना अलग अलग अपना सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम परसेंटेज से नापेंगे, कुछ लोग कहेंगे हम एब्सोल्यूट नापेंगे, कुछ रिलेटिव में कहेंगे, कुछ हेड काउंट रेशियो लेंगे, कुछ कैलोरीज में बांटेंगे, कुछ रुपीज में बांटेंगे। तो सबका तरीका अपना अलग अलग है। बात बेसिक बात क्या है, सेम है। तो अब देखो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या है। पहला चीज है, कुछ कुछ हम करंट से भी एग्जांपल आपको लेते चलेंगे। पहला चीज आपका ये है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। अब देखो ये कैसे होगा, देखिए क्या है, जो भी रिसोर्स है, माल्थस सर ने कहा था ना, ये हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी में भी, और ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका होता है वो भी पढ़ते हैं। तो रिसोर्स तो आप किसी भी देश का, पूरी दुनिया का आप जानते हो क्या है, लिमिटेड। रिसोर्स कहने का मतलब लैंड हो गया, जो एयर है, जो वाटर है, ये सब आपका क्या है, लिमिटेड। लेकिन इसके एवज में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन काफी तेजी से, रैपिडली क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसी वजह से तुम लोग कंसर्न है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लाने चाहिए। तो अब होगा क्या कि दिक्कत होगा, यहां पॉपुलेशन तेजी से अगर बढ़ेगा तो आपस में सबके होना क्या लगेगा, कंपटीशन। क्योंकि रिसोर्स कम है। जैसे मान लो एक प्लेट खाना है और यहाँ लोग बढ़ते जा रहे, पहले एक ही इंसान था, चलो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब 10 आ गया, तो उन 10 में कंपटीशन होगा। कंपटीशन कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट ही हो। कंपटीशन मतलब एक स्ट्रगल, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो उस एक प्लेट को खाने के लिए 10 अपना स्ट्रगल करेंगे। जो ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उस प्लेट पे जीत पा लेगा, खा लेगा, और वो अपना खा लेगा तो उसका हेल्थ बना रहेगा, चलता रहेगा शरीर। लेकिन जिसको नहीं मिल पाएगा और बार बार नहीं मिल पाएगा, इंफीरियर अगर हो गया, तो उसका हेल्थ पुअर होगा, धीरे धीरे डिग्रेड होकर वो मर जाएगा, पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी वही है, कंपटीशन हो रहा है। अब कंपटीशन हो रहा है तो जो लोग इसमें से एक होते हैं जो सुपीरियर बन के निकलते हैं, और एक होते हैं जो आपके इंफीरियर बन के निकलते हैं। सुपीरियर मतलब जिनके पास पैसा, ताकत, कुछ भी है, वो अगर इस रिसोर्स को ले लिए, कैप्चर कर लिए, तो ठीक है, वो अच्छे से सरवाइव करेंगे, सरवाइव इन अ बेटर वे, वो अच्छे सरवाइव करेगा, चलो ठीक है। लेकिन जिनको नहीं मिल पाया, रिसोर्स तो लिमिटेड ही था भाई, 100 एकड़ लैंड था, अब उसको सभी को कब्जा के बाकी लोगों ने अपने रहने का, अपने खाने का बंदोबस्त कर लिया। जिसको नहीं मिल पाया लैंडलेस हो गया, उसको अब उन लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि जो देंगे खाने को, पेट किसी तरह भर लेंगे, किसी तरह जी लेंगे। तो उनको वो रिसोर्स नहीं मिल पाएगा, रिसोर्स वोंट बी अवेलेबल। तो फिर वो शिफ्ट हो जाएंगे किस कैटेगरी में, पुअर। एक तो ये बेसिक चीज होता है कि ये बेसिक रूप में चले तो ऐसे होगा। इसके अलावा दूसरा चीज ये हो सकता है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो सकता है कि आपका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो प्लेसेस है वो कंजेस्टेड होता जा रहा है, काफी ज्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है।
कंजेस्टेड होता जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि सिचुएशन काफी अनहाइजीनिक हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर प्लेस को अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉपर कंडीशन को, वो तो निकल लेंगे, वो चले जाएंगे एपीएल में। क्यों अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि है उनके पास रिसोर्सेस, पैसा, सब कुछ। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, इसका मतलब वो क्या है, आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो इन्हीं अनहाइजीनिक सिचुएशन में रह जाएंगे, कंजेस्टेड एरियाज के खराब हालात में रह जाएंगे। तो पॉपुलेशन, सिंपल सा एक लाइन में ध्यान रख लो नोट करके कि पॉपुलेशन कर क्या रहा है, रिसोर्स पे प्रेशर डाल रहा है। और यही रिसोर्स पे प्रेशर है, तो जिस वजह से जिसके लिए अवेलेबल है वो एपीएल है, अबव पॉवर्टी है। जिसके लिए अनअवेलेबल है वो आपका बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो एक तो कारण ये हो गया पॉवर्टी का। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, क्विकली 30 सेकेंड्स में रिवाइंड कर लेते हैं। हमने समझा किस इंसान को पुअर कहोगे, किस हालात को पॉवर्टी कहोगे। पॉवर्टी के दो टाइप्स थे, एक एब्सोल्यूट था, एक आपका रिलेटिव था। हमने फिर पढ़ा कि पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, तो उसका अपना अपना अलग अलग तरीका है। कोई परसेंटेज में बताएगा, कोई हेड काउंट रेशियो करेगा, कोई आपका क्या है कैलोरीज के रूप में बताएगा, कोई आपका डेली अर्निंग वेजेस रुपीज के रूप में बताएगा। इसके लिए अलग अलग कमिटीज आई। उसके बाद आपका आता है कि क्या क्या कारण है पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी का एक कारण हमने देख लिया, क्या, ओवर पॉपुलेशन। अब उसके बाद दूसरा कारण है, सेकेंड वन, इलिटरेसी। बेसिक, ये भी तो बेसिक नीड में आता है ना, एजुकेशन नहीं मिला तो क्या होगा, इलिटरेसी होगा। इसका मतलब क्या है, आपका स्किल नहीं अच्छा है, तो वो क्या करेगा, लो वेज का जॉब करेगा, डेली वेज का, या फिर आपका रेगुलर जॉब भी नहीं होगा। जो रेगुलर है वो जॉब भी नहीं होगा। सीजन आया, लेबर वगैरह का सर्च हुआ, लोगों ने ले लिया, काम करवा लिया, अब सीजन खत्म, नौकरी भी खत्म। तो अब लो वेज होगा, तो ऐसे में होगा क्या, अर्निंग लो है। जब अर्निंग लो है, तो वो अपना जो एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक नीड्स, वो क्या करेगा, कम करेगा। और जब बेसिक नीड्स पे अपना एक्सपेंडिचर कम कर रहा है, तो इसका मतलब बेसिक नीड्स क्या है, आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, ये सब है। तो ये सब जो हेल्थ है, जो हाउसिंग है, जो आपका एजुकेशन है, जो आपका कह सकते हो कि क्लोथिंग है, जो आपका फूड है, ये सब तो एकदम बेसिक है, ये एकदम कम हो जाएगा। अब इस पे कम खर्च करेगा, तो इससे क्या होगा कि घर नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहा है, हेल्थ नहीं है, एफिशिएंसी पुअर है, साथ ही साथ एजुकेशन नहीं है, तो अगेन स्किल पुअर है। क्लोथिंग नहीं है, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज कम है। आजकल के डेट में देखते हो ना कि अच्छे कपड़े से भी कुछ पर्सनालिटी जज होता है। और प्लस है कि कपड़ा प्रोटेक्टिव चीज है, अगर आपको ढंग से कपड़े नहीं मिल रहे, फटे पुराने पहन रहे हो, तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो एफिशिएंसी भी पुअर होगा। खाना नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो एफिशिएंसी पुअर होगा। ये सब मिला के अगेन घुमा फिरा के आपके स्किल को पुअर करेगा, और आप एकदम से एक चले जाओगे किस चक्र में, विक्सियस साइकिल में फंस के रह जाओगे, प्रॉब्लमैटिक साइकिल में, जिससे निकल ही नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप खुद को एजुकेट कर पाओ। तो जब एजुकेशन नहीं है तो पॉवर्टी है, या पॉवर्टी नहीं है तो एजुकेशन नहीं है। तो मतलब दोनों एक दूसरे का कंक्लूजन हो सकता है, दोनों एक दूसरे का इनिशिएटर हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो दूसरा कारण तो ये है। तीसरा कारण आपका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, जैसे देखते हो ना छोटे क्लासेस के बुक में या ऐसे बड़े भी क्लासेस में केस स्टडीज दिया होता है कुछ, तो उस केस स्टडीज के रूप में आपका जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है राम शरण का एग्जाम्पल दिया है, आपको याद नहीं रखने का जरूरत है नाम। एक है आपका लाखा सिंह का एग्जाम्पल दिया है। राम शरण का अर्बन एरियाज का दिया है, और लाखा सिंह का रूरल एरियाज का दिया है। ये आपका मेरठ यूपी का एग्जाम्पल है, और ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है झारखंड रांची का एग्जाम्पल है।
ये आपका जो रामशरण है ना, ये आटा मिल में आटा चक्की जो होता है ना, उसमें काम करता है, और ये जो लाखा सिंह है दूसरे के खेत में मजदूरी करता है। तो ये एग्जाम्पल देके बताया है कि किस तरह से सही काम नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है जिसको थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई आता भी हो, थोड़ा बहुत स्किल आता भी हो, बट वो नौकरी के भरोसे हो, नहीं मिल पाया, और उतना पूंजी नहीं है कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो ऐसे में उसको कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मी, मजदूरी करना पड़ता है कहीं ना कहीं। वही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाया है किसको, मजदूरी को। नहीं था, स्किल था, लेकिन ना पूंजी था, ना अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा था, तो हम कहीं और मजदूरी कर लिए। तो अगेन वही है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो हम मजदूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे तो ऑब्वियसली ये लो वेज का होगा, पैसा कम मिलेगा, तो हम बेसिक नीड्स नहीं पूरा कर पाएंगे। बेसिक नीड्स नहीं पूरा कर पाएंगे तो जिससे होगा क्या, कि हमारा जो स्किल है, जो हेल्थ है, जो एफिशिएंसी है, ये सब क्या रहेगा, पुअर रहेगा। पुअर रहेगा तो इस वजह से अगेन फिर क्या होगा कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन, उसका भी वही हाल रहेगा कि स्किल पुअर रहेगा, स्किल पुअर रहेगा, तो या तो वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे या नहीं तो वो मजदूरी करेंगे। तो ये भी एक विक्शियस साइकिल, अगेन ये भी एक आपका विक्शियस साइकिल में फंसा के रख दिया। तो तीसरा कारण था आपका क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी जो है इस चैप्टर में वो बेसिक बेसिक चीजें हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद चौथा कारण आपका क्या है, कि मतलब एक ही साथ मिला लो, सब इंटर रिलेटेड है। कि जैसे कभी कभी होता है ना कि आप देखोगे लोगों के बीच में हेल्पलेसनेस होता है, कोई मदद करने वाला नहीं होता है, खुद की भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। लैंडलेसनेस होता है, अपना जमीन नहीं है, या फिर फैमिली साइज काफी बड़ा होता है, या फिर वो कर्जे के कर्जे के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसे हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं। या फिर आपका क्या होता है कि जो हेल्थ है, जो न्यूट्रिशन है, वो काफी पुअर होता है। इसके साथ साथ लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। ये सब क्या है ना, सब पिछले ही तीन कारण से ही रिलेटेड है। जैसे आप देखो कि क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसे नहीं है पास में, लो वेज पे जॉब कर रहे थे, नहीं था अपॉर्चुनिटी, तो वो एकदम हेल्पलेस थे, कोई मदद करने वाला नहीं था, तो मजबूरी में जाके हम किसी के खेत में, किसी के फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। खुद का जमीन नहीं था, इसलिए तो दूसरे के जमीन पे काम कर रहे हैं। फैमिली साइज बड़ा है, पॉपुलेशन से लिंक कर दो कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, फैमिली साइज बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा होगा, उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्स उतना नहीं है, तो रिसोर्स महंगा हो जाएगा। अब जैसे मान लो हम ही दुकानदार हैं, हम 10 सामान बेच रहे हैं, अब मेरे पास 10 लोग आते थे मांगने, तब तक हम पूरा कर दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, वही 10 सामान को खरीदने के लिए 100 लोग आए, तो हम कोशिश करेंगे ना कि ऐसा करें, हम अपने सामान का दाम बढ़ा दें। जो अफोर्ड कर पाएगा वो लेके जाएगा, और जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा नहीं ले जाएगा। तो ऐसे में यही काम हुआ, जो अफोर्ड किया वो अबव पॉवर्टी लाइन में रह गया, जो नहीं कर पाया वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चला गया। तो ये सब पिछले ही कारण से लिंक्ड है, सब एक तरीके से ना, एक क्या है, साइक्लिक है, एक दूसरे का। ऑल द अबव फैक्टर्स आर बोथ कॉज एंड रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी। सभी के सभी फैक्टर्स, खुद ही आप ऐसे भी देख सकते हो कि हाँ, हम गरीब हैं इसीलिए ये सारा चीज नहीं अफोर्ड कर पाए, इसीलिए हम अनएम्प्लॉयड रह गए, इसीलिए हम नहीं पैसे खर्च कर पाए, एजुकेट नहीं कर पाए खुद को। जैसे पिछले चैप्टर में भी एग्जांपल था ना 2 बच्चों का, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम नहीं कर पाए, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, तो वो आपका क्या रह गया, इलिटरेट रह गया। इलिटरेट रह गया इसीलिए अनएम्प्लॉयड रह गया, अनएम्प्लॉयड रहेगा इसीलिए मजदूरी कर रहा है, इसीलिए कम मजदूरी कमा रहा है, और कम मजदूरी कमा रहा है तो बेसिक नीड को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सिंस हम अपने से नहीं पढ़ पाए, हम इलिटरेट रह गए, तो हमको मजबूरन छोटा जॉब करना पड़ा, तो हम धीरे धीरे गरीबी के नजदीक चले गए। कि पहले तो नहीं थे, हम ठीक थे, लेकिन हम अपने पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिए, अपने हेल्थ पे नहीं ध्यान दिए, अपने एजुकेशन, अपने बेसिक नीड्स पे नहीं ध्यान दिए, मेरा शरीर का एफिशिएंसी पुअर हो गया, स्किल नहीं था, दिमाग नहीं था डेवलप, हम अच्छा जॉब नहीं कर पाए, अच्छी अर्निंग नहीं कर पाए, तो हम चले गए किसमें, पॉवर्टी की तरफ बढ़ गए। तो आप कह सकते हो ये सब फैक्टर पॉवर्टी का कारण भी है, यानी तो पॉवर्टी का रिजल्ट भी है। तो ये सब आपका क्या था, पॉवर्टी का कारण था, जिसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। फिर से एक बार क्विकली 10 सेकेंड्स में बता दें, तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े पुअर,
पुअर का मतलब। फिर उसके बाद हम समझे कंडीशन पॉवर्टी। पॉवर्टी का हमने क्या देख लिया, टाइप्स। हमने क्या देख लिया कि कैसे हम उसको मेजर करते हैं। हमने उसके सारे के सारे कॉजेज देख लिए और हम देखें कि एक तरह का साइकिल है जिसमें कोई भी चीज किसी का कारण बन सकता है या किसी का रिजल्ट बन सकता है। अब हम देखेंगे कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं, मतलब समाज का जो स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपका क्या है कि पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। पॉवर्टी को कैसे देखते हैं, पॉवर्टी को किस तरीके से देखते हैं। उनके हिसाब से पॉवर्टी आपका कारण बनता है किस चीज का, पहला चीज बनता है वल्नरेबिलिटी का। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है इंक्रीज प्रोबेबिलिटी of being exposed to negative factors। वल्नरेबल कहने का ही मतलब है ना कि मेरे अंदर प्रोबेबिलिटी है कि हम शायद उन नेगेटिव चीजों को कैप्चर कर लें। बेसिकली अंग्रेजी में ये थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि बॉर्डर एरियाज का जो स्टेट है या सिटीज है, तो हम कहते हैं ना कि जब भी कोई अटैक होगा तो वो ज्यादा वल्नरेबल होंगे, मतलब अटैक का उनके ऊपर खराब इंपैक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जो अंदर में उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, वो लेस वल्नरेबल होंगे। या कोई बॉर्डर एरिया का सिटी है, अब मान लो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो उस सिटी के अंदर के लोगों में ड्रग का जो इम्पैक्ट है या ड्रग का जो सेलिंग है वो होने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा होगा। वो ड्रग्स की तरफ क्या होंगे, वल्नरेबल ज्यादा होंगे। तो एक तो ये होता है। तो वैसे ही जो पुअर है दे विल बी मोर वल्नरेबल टू, कह सकते हो, अनहाइजेनिक कंडीशन, इलिटरेसी, पुअर health, etc. as they can't afford, as they can't afford। पहला चीज तो वो लोग ये देखें। दूसरा चीज सोशल एक्सक्लूजन, जो कि क्या है, बोथ कॉज है एंड रिजल्ट है। क्योंकि देखो ऐसे भी आप ले सकते हो ना, पॉवर्टी है, अब है क्या, बहुत सारे लोगों की, अमीर लोगों की मानसिकता है कि अरे यार गरीब लोग हैं उनको साइड करके ही रखो, अपने घर में ना रख के बाहर के घर में रखो, अपने सिटी में ना रख के सिटी के बाहर के एरिया में आप उसे रखिए। तो आप क्या करोगे, उसे एक्सक्लूड कर दोगे अपने समाज से। या ऐसे कह सकते हो कि सिंस वो लोग एक्सक्लूडेड थे तो वो बेसिक चीजें उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसीलिए वो चले गए किसमें, पॉवर्टी के ट्रैप में चले गए। तो ये आप ऐसे ले सकते हो। हम लोग कुछ इंडेक्सेस देखेंगे। इंडेक्सेस ऐसे जो आपको क्या करते हैं ना कि पॉवर्टी को एक तरीके से एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसा होता है ना कि मान लो क्लास में बच्चे हैं तो बच्चों का एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद उनको कुछ हम रैंकिंग दे दी है, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग पेपर में उनके एग्जाम्स लिए गए और उस हिसाब से क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि एक ही को सभी सब्जेक्ट में रैंक 1 आया हो, उस हिसाब से अपना अपना रैंक दे दिया गया। तो वैसे ही कुछ पैरामीटर्स होता है या कुछ इंडेक्स होता है या कुछ कह सकते हो ना कि ऐसे की नोट होते हैं जिससे कि हम, जिसमें क्या स्कोर आया है, कितना स्कोर आया है, उस आधार पे हम ये जज कर पाते हैं कि वो वाला एरिया, वहाँ के लोग ज़्यादा पुअर है, कम पुअर है या काफ़ी रिच है, उसके अकॉर्डिंगली। तो बहुत सारे हैं, बट अभी इस क्लास के लिए एक इंडेक्स जान लो जिसको हम कहते हैं एमपीआई। एमपीआई का मतलब क्या हुआ, मल्टी, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही दे देगा शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी डायमेंशनल मतलब हर एक डायमेंशन में आप कंडीशन देखो कि वो अपने जितना भी डायमेंशन है, जैसे हेल्थ हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे उसका फूड हो गया, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, जैसे उसका जो बाकी अदर बेसिक जरूरतें हैं, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, जो उसका बैंक बैलेंस है, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, या फिर उसके एरिया में या किसी जगह पे किसी फैमिली में एस्टिमेट करें तो वहाँ का मोर्टेलिटी दर क्या है, शरीर का डेवलपमेंट क्या है। तो हर एंगल से अगर आप देख रहे हो कि नहीं सब कुछ भरा पूरा है,
हर चीज़, हर नीड सेटिस्फाई कर रहा है, सही से खुद को खुद के फैमिली को कपड़े पहना रहा है, घर दे रहा है, घर के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है कि पानी आना, इलेक्ट्रिसिटी आना, सब दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, इसका स्कोर अच्छा है, वो पुअर नहीं है। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि इसको पब्लिश कौन करता है। अभी छोटे लेवल पे इतना ही जान लो। तो इसको पब्लिश करता है, इट इज पब्लिश्ड बाय, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ना जो ये इंडेक्स देगा। ऐसा तो नहीं कि राह चलते हम और आप राह चलते हुए बोल देंगे कि अच्छा यहाँ पे हम गरीबी देखें तो ये एरिया गरीब है। पूरे एरिया का जो है होलिस्टिक स्टडी करना है, और तब उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पर मुहर देगा, तभी तो लोग मानेंगे ना कि हाँ ये सच या झूठ है। लोगों की कही सुनाई बातें क्या है, झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती हैं। तो इसको जो पब्लिश करता है, एक है यूएनडीपी और एक है आपका ऑफी, OPHI। यूएनडीपी का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑफी का मतलब हुआ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों मिलकर पब्लिश करते हैं। फिर एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि इसके जो डायमेंशंस है, मतलब क्या कह सकते हैं कि जो पैरामीटर्स है, वो किन किन पैरामीटर्स पे लोग जज करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या पैरामीटर सेट की है जिस आधार पे वो डिसाइड करेगी कि पॉवर्टी वहां प्रिवेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें ब्रॉडली क्या है कि आपका 3 एरिया है, क्या कह सकते हो, 3 डायमेंशन है। फिर उसके अंदर फर्दर ये है इंडिकेटर्स है। पहला है आपका हेल्थ, दूसरा है आपका एजुकेशन, और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड्स, रहने सहने का क्या स्टैंडर्ड है। इसके अंदर फर्दर क्या है, हेल्थ के अंदर 2 केस है, 1 और 2। दूसरा केस है, देखना है न्यूट्रिशन का लेवल कैसा है, न्यूट्रिशन का। दूसरा देखना है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी मृत्यु दर क्या है, ये देखना है। यहां पे भी 2 है। एक है आपका ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दूसरा देखना है स्कूल अटेंडेंस, कि कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन लिए, उसमें से कितने आ रहे हैं रेगुलरली। जैसे होता है ना 100 लोग ले लिए लेकिन रेगुलरली 20-25 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि वहां का जो लोग है वो आपका अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो सोच रहा है कि स्कूल जाने के बजाय क्यों ना छोटे मोटे काम में हाथ बटा लिया जाए, तो हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो वो स्कूल को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि जब भी देखो गरीबी आती है ना, तो लोग क्या करते हैं ना, एसेंशियल चीजों पर ही खर्चा कम कर देते हैं। जिनको बीड़ी पीने की आदत हो, दारू पीने की आदत हो, वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हमने गरीबी से पढ़ाई छोड़ दिया, बट हमने गरीबी की वजह से बीड़ी नहीं छोड़ा। तो कुछ वैसा ही हिसाब किताब है। तो ये सब वो लोकल फैक्टर्स है ना जिसको देख के आप आसानी से जज कर सकते हो। लिविंग स्टैंडर्ड्स में देखा जाता है कि उसके पास क्या एसेट्स है, किस तरह के प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा देखा जाता है उसका घर के अंदर के फैसिलिटीज, दैट इज बेसिक चीज की इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है नहीं है, कैसा है। नेक्स्ट देखा जाता है ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद आपका देखा जाता है सैनिटेशन एंड देन आपका देखा जाता है कुकिंग फ्यूल। जज हो जाएगा। देखो न्यूट्रिशन के लेवल से हम जज कर लेंगे कि क्या है। अब देख रहे हो कि बेसिक न्यूट्रिएंट है बट हिडन हंगर है, छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा पुअर नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो बेसिक न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी नहीं मिल रहा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं, मतलब गरीबी वहां ज्यादा है, बच्चे ज्यादा तेजी से मर रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पे सही से हेल्थ केयर फैसिलिटी, खाने पीने, न्यूट्रिशन का बंदोबस्त नहीं है, इसलिए बच्चा का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसे क्वाशियोर्कर या मरासमस के नाम से जानते हैं। तो इससे इस पैरामीटर से कि हम एक एरिया में गए, वहां देख रहे हैं लेटर सपोज 1000 लोग में 10 बच्चे, 1000 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे मर जा रहे हैं। दूसरे में देख रहे हैं 1000 बच्चों में से 100 मर जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ गरीबी ज्यादा है, यहाँ इम्पॉवरमेंट ज्यादा है। स्कूल की बात बता ही दी है कि किसी भी एरिया में लोग कितने समय तक स्कूल जाते हैं। आप देख रहे हो कि ज्यादातर लोग 4th 5वीं 6ठी पढ़ के ही छोड़ दिए हैं। स्कूल में नाम लिखाएं लेकिन जाते नहीं है रोज, बस एग्जाम दे दिया, किसी तरह चीटिंग वीटिंग करके जैसे तैसे पास कर लिया। तो इसका मतलब है कि उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा है छोटे मोटे काम पे, ताकि पैसा मिले और हमारी गरीबी दूर हो सके। लिविंग स्टैंडर्ड, रहने सहने का क्या है, अपना क्या प्रॉपर्टी है, कि क्या खुद का कोई जमीन है कि नहीं, खुद का घर है कि नहीं, उस घर के अंदर हमको बेसिक चीज जैसे पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर आपका साफ सफाई कैसा है। क्योंकि देखो साफ सफाई आता है कि जब आप थोड़े से एजुकेटेड हो, थोड़ा सा सीखते हो, थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको पता चलता है कि अच्छा साफ सफाई करने से क्या होगा, फायदा होगा।
जलाने का फ्यूल कैसा है, एलपीजी अगर है, क्लीन फ्यूल है, इसका मतलब है कि इतना तक आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि कहीं से गए, लकड़ी काट के लाए और जला लिए और उससे खाना बना लिए, घर में धुआं धुआं पड़ा है, इसका मतलब आपकी स्टैंडर्ड उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स है, और इन पैरामीटर्स में क्या है कि ये पैरामीटर में कुछ अच्छाई भी कुछ खराबी भी, क्योंकि कुछ पैरामीटर ऐसे भी हैं जो आपका क्या होता है कि इंसान अफोर्ड कर सकता है बट फिर भी जबरदस्ती बचत करने के लिए नहीं कर पाता है। तो कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं कि एरर फ्री आता है। हर इंडेक्स में क्या है कि आप सारे फैक्टर्स नहीं ले सकते हो, इसीलिए जो फैक्टर्स लेते हो उस आधार पे तो ठीक है, बट कुछ फैक्टर्स मिस आउट हो जाते हैं। जैसे बैंक बैलेंस मिस आउट हो गया, जैसे आपका क्या है कि उसका जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, घरों से क्या प्रॉपर्टीज मिला है वो मिस हो जा रहा है, ठीक से नहीं मिल रहा है। या फिर उसके अंदर जो आपका न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन को और सब डिवाइडेड करना चाहिए कि हिडन हंगर की बात हो रही है या फिर मैल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, प्रोटीन के मैल न्यूट्रिशन की या एनर्जी की, तो कुछ कमियां भी है, तो अभी हमको उतना नहीं जानना है। अब इसमें जब स्कोर पूछे तो हमेशा याद रखना भी कुछ स्कोर नहीं बताएंगे, आप जिस भी साल में एग्जाम दे रहे हो उस साल के आप करंट अफेयर के डेटा से एक बार देख लेना। करंट अफेयर में डेटा आएगा, वहां से आप अपने डेटा को क्या कर लोगे, अपडेट कर लोगे। तो ये था आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। अब ये तो हो गया कि इंटरनेशनल है, एक होता है नेशनल, एनएमपीआई। एनएमपीआई का मतलब होता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लगभग मिलता जुलता ही है। यहां पे भी देखो क्या है, यहां पे भी पहला चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश कौन करता है, तो पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। दूसरा चीज है यहाँ पे जब भी स्कोर की बात करें कि क्या स्कोर आया 100 में, 10 में, 50 में, कैसे देते हैं स्कोर, इसको हमेशा क्या है करंट के डेटा से आपको अपडेट करते रहना जिस भी साल। अब जैसे मान लो कि आप इस साल को एग्जाम दे रहे हो तो इसी साल के डेटा से अपडेट कर लो, अगले साल दोगे तो देखना अगले साल तक आया है नया कि नहीं, नहीं तो उसके एक साल पहले के डेटा से आप अपडेटेड रहो, नहीं तो फिर आपका उसके अगले साल, उसके अगले साल, तो अकॉर्डिंगली अपना देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपका पैरामीटर्स क्या क्या है, तो पैरामीटर्स वही चीज है, वही सेम चीज है। एक आपका हेल्थ हो जाएगा, एक आपका एजुकेशन हो जाएगा, एक हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बस दो एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया गया है। अब देखिए मतलब यहाँ टोटल कितने हैं, तो 12 है, 3 है आपके डायमेंशन, मतलब ब्रॉड कह सकते हो, उसके अंदर फर्दर है जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ के अंदर आपका क्या है कि न्यूट्रिशन की बात आ गई। दूसरा हो गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, उसमें क्या था चाइल्ड के मोर्टेलिटी की, यहां एडोलेसेंट फेज की भी बात हो रही है। एजुकेशन की बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बहुत कुछ सेम है, 90% सेम ही है, थोड़ा बहुत हल्का सा वैरी करता है। दूसरा है आपका स्कूल अटेंडेंस, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना, ये पैरामीटर्स याद होने चाहिए क्योंकि पूछ देता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर नॉट इंक्लूडेड या आर इंक्लूडेड, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब मेनी पूछ देता है तो आपको गिनती करना होगा, और एक्सक्यूज मी, और उसमें एक भी काउंटिंग में मिस्टेक हो गया तो गड़बड़। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वही चीज है, कुकिंग फ्यूल हो गया, कुकिंग फ्यूल। दूसरा हो गया आपका एसेट, तीसरा हो गया ड्रिंकिंग वाटर, चौथा हो गया आपका सैनिटेशन। कहीं कहीं पे ना कुकिंग फ्यूल या ड्रिंकिंग वाटर के साथ ही सैनिटेशन इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद पांचवा हो गया हाउसिंग, छठा हो गया आपका बैंक अकाउंट। तो टोटल 12 होते हैं, तो यहाँ 6 हो गया, 2 8 हो गया, 2 10 हो गया, अभी कुछ और चीजें भी मिस हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, माय बैड, थर्ड होता है यहाँ पे मैटरनल हेल्थ। 3 तो 5 और 7, 12 पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं, 12 माइक्रो पैरामीटर्स। ब्रॉड में तो 3 होते हैं, उसके अंदर फिर टोटल काउंट करोगे तो आपके 12 आ जाएंगे।
तो इन सभी पैरामीटर्स के आधार पे तब आपको देखना है कि जैसे पिछले वाले में क्या था, बैंक अकाउंट नहीं था, नेशनल ने बैंक अकाउंट लिया, मैटरनल हेल्थ लिया नेशनल ने एडोलेसेंट वाले को यहाँ पे फोकस किया, बाकी चीज़ें लगभग सेम है। यहाँ पे भी वही क्या है कि स्कोर के आधार पे, स्कोर आपका किसी एरिया का देखा कि हाई होगा, एवरेज होगा या लो होगा, तो उस आधार पे कि ठीक है ये अच्छी बात है, ये आपका है कि ये बाउंड्री लाइन पे चल रहा है, अगर ध्यान दिया तो ऊपर ही जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, नहीं ध्यान दिया तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये है इसका मतलब है कि पॉवर्टी है। तो यहाँ देख लो एक डायमेंशन नहीं है, अलग अलग डायमेंशन है। डायमेंशन कहने का मतलब है क्राइटेरिया, कि सिर्फ ये नहीं देख रहे उसके पास पैसा कितना है, हम ये भी देख रहे हैं कि उसके पास घर, प्रॉपर्टी, उसके बैंक में कितना पैसा है, उसके हाथ में कितना पैसा है, उसके घर में बच्चों की मृत्यु दर क्या है, या उस एरिया में सभी घरों में क्या है, उस एरिया में घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है कि नहीं, पीने का पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो घर उसका कैसा है, प्रॉपर्टी कुछ है कि नहीं, घर के बच्चे जो है कितने साल तक स्कूल जाते हैं, कितना उनका अटेंडेंस रहता है, ये सारी बातें हम वहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे कई इंडेक्स है, बट ये दो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आपको एकदम ध्यान में याद कर लेना है। एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक है आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ 12 है, यहाँ पे 10 है तो दोनों में ब्रॉड पैरामीटर तीन तीन ही है। इसको देता है आपका यूएनडीपी, इसको देता है ओफी, इसको आपको देता है कौन, नीति आयोग। इतना चीज कम से कम याद रखना, तब धीरे धीरे इसके पैरामीटर। अब इस तीन में आपको ध्यान में रखना हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे शी करके याद कर लो, शी करके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तीन कम से कम याद कर लो, तो धीरे धीरे अपने आप यहाँ पे भी याद होता चला जाएगा पैरामीटर। फिर आपको कंपेयर करके देख लेना है, आपस में एक बार कंपेयर कर लेना है, कंपेयर करना है। यही सब पूछ देता है कि सीधा सीधा नहीं, कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स दे देगा, बोलेगा इनमें से कितने हैं जो कि दोनों में है, नेशनल में भी और मल्टी डायमेंशनल में भी है, मतलब इंटरनेशनल में भी है, या बोल देगा इनमें से कितने हैं जो नेशनल में है बट मल्टी डायमेंशनल में नहीं है, मतलब इंटरनेशनल वाले में नहीं है। तो कंपेयर करके आपको पैरामीटर्स को एक बार देख लेना है कि कौन कौन से इंक्लूडेड इसमें है, कौन कौन से इंक्लूडेड इसमें है। एक तो ये हो गया, कौन कौन से यहां नहीं है, कौन कौन से यहां नहीं है, कौन कौन से दोनों में आपके इंक्लूडेड हैं, ये भी देख लेना है। तो इसके साथ हमारा इंडिकेटर्स वाला या इंडेक्सेस वाला पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पॉवर्टी के लिए कभी कभी क्या करते हैं ना कि पॉवर्टी को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंसेस कैसा है, या फिर हम वल्नरेबिलिटी जो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, वही सारा चीज यहां पे भी देखते हैं, वल्नरेबिलिटी देखते हैं, या फिर हम देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो, ग्लोब में कैसा आपका चल रहा है। तो ये सारा चीज देख के एक तरीके से ना हम एक कह सकते हो कंपेयर, क्या कंपेयर से अच्छा वर्ड होगा एनालिसिस, एनालिसिस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई एक ग्रुप ए है, कोई एक ग्रुप बी है, या ए एरिया है और दूसरा है आपका बी एरिया। अब हम वहां पे देख रहे हैं कि ए एरिया में वल्नरेबिलिटी कम है, बी एरिया में वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। वल्नरेबिलिटी ज्यादा का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज किसी को इन्फेक्ट करने का या किसी को अफेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा हो, जैसे मान लो सीजन चेंज कर रहा है और मेरे अंदर है क्या प्रोबेबिलिटी कि हमको तुरंत सर्दी हो जाता है, वायरल हो जाता है, यानी हम ज्यादा वल्नरेबल है। बट हम देख रहे हैं कोई दूसरा है उसको उतना जल्दी नहीं होता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो इसका मतलब कम वल्नरेबल है। तो मतलब यहां से हम ये जज कर पाए कि ए जो है उसके पास आप कह सकते हो कि बेसिक जो इंफ्रा है, बेसिक जो हेल्थ है वो पुअर है, सॉरी वो ठीक है। तभी वो क्या कर रहा है ना कि मतलब बेसिक इंफ्रा कहने का मतलब कि उसके खाने पीने का, न्यूट्रिशन का, कपड़ों का, घर का जो बेसिक प्रोटेक्शन है बाहर के वातावरण से वो ज्यादा है, इसीलिए उसको बीमारी कम अफेक्ट कर रहा है। वहीं बी है, बी के साथ क्या है कि हेल्थ का या बाकी बेसिक चीज का जो फैसिलिटी है वो कम है। हो सकता है अपना घर जो है वो पक्के का घर ना हो, या घर ना हो फुटपाथ पे सोता हो, तो उस पर ठंडी हवाएं आना आसानी से अफेक्ट कर सकती है। कोई घर के अंदर है और एक आपका फुटपाथ पे सोया है तो उसको ज़्यादा अफेक्ट कर देगा। या हो सकता है मे बी घर हो लेकिन खाना पीना उतने अच्छे से नहीं मिल रहा हो, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से इम्यूनिटी पुअर हो गया हो और उस वजह से वो बीमार पड़ जाता हो, इसलिए वो ज़्यादा क्या है आपका वल्नरेबल है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में ध्यान रखना है कि हमेशा इसको करंट के डेटा से आपको अपडेट करते रहना है, करंट के डेटा से अपडेट करते रहना है।
क्योंकि देखो अभी आपको बता रहे कि हाँ ठीक है, ग्लोबल सिनारियो ऐसा है कि बहुत जगह पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका टेररिज्म बहुत फैला है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसा है जो वॉर में एंगेज है। बहुत सारा कंट्रीज ऐसा है जो कि अंडर डेवलप्ड है। बहुत सारा कंट्रीज ऐसा है जो कि आपका डेवलपिंग वाले स्थिति में है। बहुत सारा कंट्रीज ऐसा है कि अच्छे से आपका डेवलप्ड है। तो अकॉर्डिंगली ही होगा। जो डेवलप्ड है जैसे जापान हो गया, ये सब क्या है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करता है, उसके न्यूट्रिशन पे, उसके हाउसिंग पे, उसके आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस वजह से आपका क्या है ना कि वहां पे आप देखोगे कि पॉवर्टी का सिनारियो नहीं है उतना। लेकिन जो आपका वॉर में एंगेज है, अपने इंफ्रा को खराब कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपने घर के बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा हथियार देने में एंगेज है। अब आप समझ ही रहे होंगे हम किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं। जो आपका स्कूल कॉलेज बनाने की बजाय वो आपका बंकर्स बना रहा है, आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसके देश का क्या डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी का क्या हालात होगा। तो ये करंट डेटा से आपको अपडेट करना है। क्योंकि जैसे अभी देखो कि अभी आपका क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में भी कुछ स्ट्रगल चल रहा है। थोड़ा सा आप देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हुआ, यूक्रेन रशिया का तो आप देख रहे हैं 2022-21 से ही नाटक, 2000 इनफैक्ट 14 जब क्रीमिया को एनेक्स किया तब से ही वहां चल रहा है नाटक। नेटो कंट्रीज जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अगर कल को वॉर हुआ तो हम कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे हालात में क्या होगा ना कि सब अपने डिफेंस पे खर्च ज्यादा करेंगे और बेसिक ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे कम करेंगे। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी का कहने का मतलब है कंपेयरिंग टू रीजन्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे यहाँ पे हुआ ना कि ए बी दो इंसान को कंपेयर किया, वैसे ही हमको भी देखना है कि हमारा देश है, उस देश के अंदर क्या है कि नेशनल में ऐसे देखे कि इंडेक्स ये आया, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस इंडेक्स में कोई राज्य बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है, कोई राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमको उससे कंपेयर करना है। जैसे मान लो महाराष्ट्र है और जैसे मान लो बिहार है, इस दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि वो 12 पैरामीटर पे बिहार के इंडिविजुअली क्या क्या स्कोर्स होंगे, महाराष्ट्र के क्या होंगे। एंड उसके बाद हमको जब हम कंपेयर कर लेंगे तब हम एनालिसिस करके तब हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जो पॉलिसी में प्रावधान महाराष्ट्र को दिए वही हम बिहार को भी देंगे। अब हम महाराष्ट्र को दिए कि यहाँ कॉटन इंडस्ट्री अच्छे से लगाना है, बिहार में ये चीज़ नहीं उतना पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे वो क्या है कि ब्लैक सॉइल नहीं है, कॉटन वहाँ ग्रो नहीं करेगा, कहीं और से लाना पड़ेगा, तो वो फिजाइबल नहीं है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंगली इसके लिए क्या सूटेबल होगा, इसके लिए क्या सूटेबल होगा, उस अनुसार हम पॉलिसी बनाएंगे तो हम बाकी प्रॉब्लम से अच्छे से निजात पा सकते हैं। तो ये सब क्या होता है ना कि एक तरीका होता है कि हमें सब तरफ से देखना चाहिए। फिर क्या होता है कि हमसे कभी कभी पूछ देता है ना कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसका पॉवर्टी के साथ क्या लिंकेज है, पॉवर्टी के साथ क्या आपका लिंकेजेस है। तो पहले तो ये जान लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें आपके क्या है, 17 गोल्स हैं एंड 169 आपके क्या है, टारगेट्स हैं। ये तो खैर आपको नहीं याद करना, लेकिन ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 17 कौन कौन से हैं वो आपको एकदम ध्यान से रटा हुआ हो जाना चाहिए। जैसे पहला है, ऐसे कुछ कहानी भी बना सकते हो कि हम सबसे पहले गरीबी पे ध्यान देंगे कि भाई गरीबी नहीं होना चाहिए। गरीबी नहीं होगा तो हमको सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, खाना। खाने के बाद ही तो हम आगे का सोच सकते हैं। तो अगर गरीबी नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हंगर भी जीरो रहेगा। हंगर की बात हो गई। तीसरा है कि जब हमने क्या है, हंगर मतलब भूख को मिटाया, न्यूट्रिशन दिया, तो न्यूट्रिशन दिया तो उससे क्या होगा, हमारा गुड हेल्थ होगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर हमारा हेल्थ और वेलबींग बढ़िया रहेगा तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपने एजुकेशन पे ध्यान दे पाएंगे। अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन खुद को और खुद की फैमिली को प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हम एजुकेटेड होते हैं, हमारे पास नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर हम किसके लिए काम कर सकेंगे, जेंडर इक्वालिटी के लिए हम काम कर पाएंगे। उसके बाद ये तो बेसिक सीख हुआ। उसके साथ साथ एजुकेशन से हम क्या सीखेंगे, कैसे साफ सुथरा रहना है, कैसे हमें हमारे बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखना है, कैसे हमें अंतर नहीं करना है, सब बराबर है, कोई डिस्पैरिटी कोई डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि जहाँ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, कम्युनलिज्म होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ रिसोर्सेज फालतू के बर्बाद होंगे। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम खुद के लिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एकदम साथ में नोट्स बनाते रहो, खुद का कुछ कहानी बना लो। हर चीज के लिए जबरदस्ती का ट्रिक नहीं भी बना सकते, खुद से कहानी बनाओ या लॉजिकली पढ़ो। अब पानी वगैरह का तो ये भी देखना है, पॉल्यूशन ना हो, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमें देखना होगा।
फिर उसके बाद हमें ध्यान देना होगा डिसेंट वर्क के लिए, वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ये तो हम नॉलेज से ले लिए, लेकिन क्या है कि ये सब चीज हम समझ गए कि नॉलेज से आएगा, तो इन सब चीजों को प्रोवाइड करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम अपने लिए कुछ काम धंधा का बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम इंडस्ट्री लगाएं, कैसे हम वहाँ इनोवेशन करें, कैसे हम वहाँ पे इंफ्रा डेवलप करें। ये बात ध्यान में रखते हुए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कि किसी भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है, तभी इकोनॉमी बढ़ेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पोल्यूशन ना हो, इसलिए इनोवेशन करते रहना है, इंफ्रा इंप्रूव करते रहना है। ये सब अच्छे से करेंगे तो अपने आप हर तरह का इनइक्वालिटी, पहले तो सिर्फ जेंडर की बात हो रही थी, लेकिन अब हर तरह का इनइक्वालिटी खत्म होगा। जैसे एक इनइक्वालिटी ये भी है ना कि कोई एरिया बहुत पॉल्यूटेड है, कोई एरिया बहुत कम पॉल्यूटेड है। अगर हम प्रॉपरली क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी पे हर जगह ध्यान देंगे तो फिर ये इनइक्वालिटी भी चला जाएगा। फिर हमें ध्यान देना है सस्टेनेबल सिटीज पे एंड कम्युनिटीज पे, कि हम कैसे सिटीज बनाएं, कैसे हम वहां पे लोगों का अरेंजमेंट करें जिससे कि आपका क्या हो, सस्टेनेबल हो। कहने का मतलब इन्वायरमेंट आज भी बचा रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। फिर हमें ध्यान देना है रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि फैक्ट्री वगैरह में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबली करना है। ये नहीं ज़रूरत है 100 चीज़ की, हम 1000 बना के फालतू कहीं पे उतना बनाने में पोल्यूशन भी किए और स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई नहीं ले गया, सड़ के खत्म हो गया, फिर उसको डिस्पोज करना है। ध्यान से देखना है कि हम कैसे, हम एक की ज़रूरत है तो एक ही लें, अननेसेसरी 4-5 खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं से कचरा ही बढ़ेगा। तीसरा है हमें क्लाइमेट के लिए भी एक्शन लेने का जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना है। चौथा आपका जीवन पे है, 14वां लाइफ बिलो वाटर, और जब वाटर की बात कर दिए तो थोड़ा लैंड के ऊपर के भी लाइफ की बात कर लेते हैं, तो 15वां है। जब इतना सारा, मतलब ये भी कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल सस्टेनेबिलिटी, हर एक क्षेत्र में, पानी, जमीन, उसके बाद आपका क्लाइमेट, उसके बाद हमारी खुद का बिहेवियर, इन सब पे ध्यान दे दिए। तब लास्ट में एक और चीज जो हमें कमी है वो है पीस, जस्टिस एंड किसी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की। जैसे क्या था, जो आपका जब यूनाइटेड नेशंस बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बना था, आईएमएफ बना था, वर्ल्ड बैंक बना था, ये सब एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था जो हर जगह फाइनेंस की, लोग कर्जों की, इंफ्रा के डेवलपमेंट की, या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ शांति फैलाने की काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। हमें उन इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुछ नई चीज देखना है। और साथ ही साथ ये कभी होगा जब हम लोग सब आपस में पार्टनर की तरह काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जैसे घर में भी देखते हो ना कि अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या होगा, बाहर वाले फायदा उठा लेंगे। उसी तरीके से अगर हम धरती पे भी शांति चाहते हैं, मारकाट नहीं चाहते हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहते हैं, गंदगी नहीं फैलाना चाहते, तो हमें आपस में पार्टनरशिप करना होगा, मिलजुल के काम करना होगा। तो यहाँ देख रहे हो गोल नंबर 1 ही है जो कि डायरेक्ट आपका डील करता है किस चीज से, पॉवर्टी से। इसका मतलब है कि ये बहुत ही मेजर इशू है वर्ल्ड का, तभी तो इंटरनेशनली इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस बनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनली इसके लिए गोल्स बनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनली इसके लिए इंडेक्सेस बनाए जा रहे हैं, इतने सारे आपके काम किए जा रहे हैं। अब आता है कि चलो ठीक है, हमने पॉवर्टी को तो स्टडी कर लिया कि पॉवर्टी है क्या, किसको कहेंगे, मतलब इसके टाइप्स क्या क्या हैं। फिर हमने देख लिया कि जो पॉवर्टी है उसको हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, क्या इसके आपके कॉजेज हैं, क्या इससे रिलेटेड आपके इंडेक्सेस हैं, क्या हमारे अप्रोच होते हैं, किन तरीके से हम इन सब को कंपेयर कर सकते हैं, ये सब देख लिए। तो जब समझ गए कि पॉवर्टी बहुत मेजर इशू है, तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम क्या क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स लाएं, जिससे कि पॉवर्टी को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट धीरे धीरे कम तो कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे बहुत सारा है, मैनी है, बट मान लो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे आपका बहुत सारा मेजर्स है, कुछ कुछ देख लो। जैसे एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो आया था, जो पहले नरेगा के नाम से था, 2005 में शायद ये आपका फुली फंक्शनल हुआ था। एक बार एज आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरा आपका आता है पीएम पोषण, बहुत सारा है, बहुत सारा है, ये आई थिंक 2021 के आसपास। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, ये आई थिंक 2016 में आया था। उसके बाद क्या है, हम इसमें ये भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन का भी एंड रूरल का भी। इसके साथ साथ आपका क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जिसको बाद में
मिड डे मील के नाम से भी कहा गया। एटसेट्रा डाल देना। एटसेट्रा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे। जैसे यहाँ पे आपका कहता है 100 दिन का अनस्किल्ड वर्क का गारंटी। अनस्किल्ड मतलब जो लेबर मजदूरी करते हैं कि भाई इनको साल में 100 दिन का जो काम है वो देना होगा, उसके हिसाब से वेजेस देना होगा। पोषण आप देख रहे हो नाम से ही है, ये न्यूट्रिशन, इसका आपका 2.2 वर्जन भी आ गया। ये भी जितने भी स्कीम्स है ना, जितने भी आपके स्कीम्स हैं, जितने भी आपके पॉलिसी मेजर्स है, ये भी थोड़ा आप क्या करना कि करंट के डेटा से खुद को अपडेट कर लेना, क्योंकि अभी जो हम पढ़ा रहे हो सकता है फिर से कुछ नया आपका स्कीम आ जाए, तो ये ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद सुरक्षित मातृत्व योजना, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि उस वक्त उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, उस वक्त उनके हेल्थ चेकअप्स का ख्याल रखना, जिससे कि बच्चा हेल्दी हो। बच्चा हेल्दी होगा तो अपने आप उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे का भी हेल्दी वे में चलेगा। अगर वो पैदा ही डिजीज हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा। फिर अननेसेसरी क्या है कि पैसों का भी खर्च होगा, एफर्ट का भी खर्च होगा, जो कहीं और लग सकता था किसी और प्रोडक्टिव काम में। तो ये ध्यान देना है। आवास, एक घर का, हाउसिंग का फैसिलिटी, कि देख लेना है कौन कौन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, किनका इनकम एक थ्रेशोल्ड से कम है, उन लोगों को एटलीस्ट एक रूम का भी घर दे देंगे तो कुछ तो प्रोटेक्शन, कुछ तो राहत होगा। मिड डे मील आपका क्या है, स्कूल्स वगैरह में, प्राइमरी स्कूल्स में चलाया जाने वाला क्या है कि दोपहर का जो लंच है ना, वो एकदम हॉट, कुक्ड एंड न्यूट्रिटिव लंच प्रोवाइड करना, ताकि एटलीस्ट इस लालच में भी बच्चे तो आए, पेरेंट्स भेजे कि चलो घर का एक वक्त का खाना मेरा बचेगा, बच्चा अगर स्कूल में खा लेगा तो उससे स्कूल का अटेंडेंस भी इंप्रूव होगा और उससे आपका क्या है कि न्यूट्रिटिव फूड भी मिलेगा, तो उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम्स हैं जो कहीं ना कहीं, ये हमेशा ध्यान में रखना कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसने जन्म दिया, वो बच्चा छोटा है, अभी चाइल्ड है, फिर वो एडोलेसेंट फेज में जाएगा, ये पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर वो आपका एडल्ट होगा, फिर अगेन इसी साइकिल को रिपीट करेगा। हर एक स्टेप पे हमें ध्यान देना, हर एक स्टेप पे ध्यान देना है बेसिक चीजों पे, क्योंकि कहीं पे भी गलती हुआ और वो प्रोडक्टिव काम से डेविएट होके कहीं और, कि किसी भी एनी स्टेप अगर क्या हुआ कि हम कुछ मिस कर गए और जो भी पर्सन है वो आपका क्या है, डेविएट कर गया फ्रॉम प्रोडक्टिव वर्क, तो क्या होगा, वो खुद भी पॉवर्टी के ट्रैप में चला जाएगा एंड साथ ही साथ इकोनॉमी को भी ले डूबेगा, खत्म कर देगा। कि अब मान लो उसका काम था, उसका ये उम्र था कि उसको अर्निंग करना है, पैसे कमाने हैं ताकि खुद का घर भी का भी देखभाल कर सके, देश की इकोनॉमी में भी ऐड हो सके, लेकिन उसने खुद को जो है ड्रग के रास्ते में ले गया, नहीं ध्यान दिया, खुद भी नहीं ध्यान दिया, पेरेंट्स भी नहीं ध्यान दिए, सोसाइटी ने भी नहीं ध्यान दिया, और वो ड्रग एडिक्ट हो गया। जहां वो काम करके, नौकरी करके देश के प्रोडक्शन में खुद के घर के लिए ऐड कर सकता था, अब वो गलत रास्ते में है, हमारा एक यूनिट खराब हो गया। तो ये चीज आपको देखना जरूरी है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अर्बन में और रूरल में पॉवर्टी का क्या सिनारियो है। पॉवर्टी का क्या सिनारियो हमें एक तरीके से कंपेयर करना है। जैसे अर्बन एरियाज में आप देखते हो स्लम बहुत ज्यादा है, स्लम होने की वजह से हाइजीनिक कंडीशन पुअर है, क्योंकि क्या हो रहा है, रूरल से अर्बन लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। अब रहने का जगह लिमिटेड है, नहीं है तो कहीं पे भी नाला वाला के किनारे में क्या कर रहे हैं, स्लम बना ले रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी जिसे हम कहते हैं, और वहां पे रह रहे हैं, आसपास नाली बह रहा है, गंदगी में है, साफ सफाई इंफ्रा नहीं है, तो हाइजीनिक कंडीशन पुअर है, जिस वजह से डिजीजेस हो रहे हैं, जिस वजह से एफिशिएंसी जा रहा है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, बेसिक अपने फैसिलिटीज पे ध्यान नहीं दे रहा, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने न्यूट्रिशन पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये सारा इश्यूज हो रहा है। रूरल एरियाज में क्या है कि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे तरीके का प्रॉब्लम है। वहां पे क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड क्या है कि किसी के पास बहुत बहुत कम है, 1 हेक्टेयर से भी कम है, किसी के पास ठीक ठाक है, किसी के पास आपका है ही नहीं, किसी के पास बहुत ज्यादा है। तो ये और ये जिसको सर्कल किए, ये दोनों प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये आ जाते हैं आपके किसमें, मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी में। ये आपके आ जाएंगे पुअर कैटेगरीज में। ये क्या होगा, ये दूसरे के लैंड पे वर्क करेंगे एज लेबर्स। खुद का जमीन नहीं है, दूसरे पे काम करेंगे, तो खुद का जमीन नहीं, खुद का फसल नहीं, दूसरे का फसल उगाया, उसने अपना प्रॉफिट में बेचा, इसको बस क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत वेज। गांव है तो बहुत कम मिलता है।
अब वेज कम मिला तो अपने आप क्या हुआ, ये चला गया किस में, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, पॉवर्टी ट्रैप में। कम पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा तो उसको ज़्यादा करने के चक्कर में क्या करते हैं ऐसे लोग, कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो एक कम 5 रुपया कमाएगा, लेकिन अगर 5 बच्चे होंगे तो 25 रुपया घर में आएगा। उस लालच में ये आपका पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है। दूसरा है पैसे कम है तो वो खाने पीने बेसिक ध्यान पे ही चला जाएगा, तो वो आपका जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होता है, एक्स्ट्रा एजुकेशन होता है, एक्स्ट्रा हेल्थ होता है, उस पर ध्यान नहीं देगा। एफिशिएंसी पुअर होगा, स्किल नहीं होगा, अच्छा स्किल नहीं होगा तो फिर से वही लेबर की तरह काम करेगा, और ये साइकिल क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। चैलेंजेस एक तो अपने आप में पॉपुलेशन ही है कि हम स्कीम्स बना लेते, कागज पे लिख लेते हैं, लेकिन इतना पॉपुलेशन है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इस पे फोकस करना जरूरी है। दूसरा चीज है कि जो भी आपका पॉलिसी है उसका क्या हो जा रहा है, पुअर इंप्लीमेंटेशन हो जा रहा है, कि कागज पे तो बढ़िया बढ़िया बात लिखा है लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। उस पॉलिसी का क्या हो रहा है कि रिव्यू अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, उस पॉलिसी का मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं रखा जा रहा है ठीक से, जिस वजह से हो क्या रहा है कि पॉलिसी बन तो गया, सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को लग रहा है कि हमने तो पॉलिसी बना लिया, हमने तो अच्छा काम कर लिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपका चल क्या रहा है, करप्शन, या फिर कह सकते हो रेड टेपिज्म, मतलब है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। क्या पॉलिसी बना दी, आप क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं कि भाई हमारे लिए ये आपका पॉलिसी आया था, हमें 2 रुपया में चावल देना है, 1 रुपया में गेहूं देना है। अब वहां पे जो बैठे बाबू लोग हैं वो कह रहे देखो ये तो बड़ा दिक्कत है, कम आया है, सरकार देते कम है। सरकार कभी कम नहीं देती है, वो वहां पे जो मिडिल मैन है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो तुमको अगर चाहिए ना तो 500 रुपया घूस दे दो, हम तुमको दे देंगे। ऐसे करते करते क्या करे, एक तरीके से करप्ट हो जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं। तो गरीब ही रह जाएगा ना, जब वो घूस दे के ही वो चीज लेगा फायदा, तो उससे अच्छा है कि नॉर्मल दुकान से ही खरीद ले, और नॉर्मल दुकान से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे बहुत सारे आपके क्या है ना चैलेंजेस हैं। पुअर अवेयरनेस है, लोगों के बीच में अवेयरनेस सही नहीं है, बहुत पुअर है। क्या बना दिए लेकिन लोगों को बताइए नहीं कि इसका क्या फायदा, वो समझ ही नहीं पाएगा, तो आपका पॉलिसी रखा है, कोई इंसान इसका लाभ ही नहीं उठा पाएगा। तो ये सारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ध्यान देना है, और इन प्रॉब्लम्स को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना। और ये रातों रात नहीं होगा, आराम आराम से होगा, एक एक प्रॉब्लम को ध्यान देना। पहले जब भी आप पॉलिसी बनाओ ना, तो पॉलिसी बनाने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है, मतलब एक तरीके से वे फॉरवर्ड की तरह आप यूज कर सकते हो कि आप जाके लोगों को इसके बारे में अवेयर करो, अवेयरनेस फैलाओ। आप लोगों से इनपुट्स लो, इनपुट्स फ्रॉम पीपल, कि आप कहो, लोगों से डिस्कशन करो कि देखिए हम लोग ऐसा सोचे हैं। अब आप लोग भी बताइए कि आपके हिसाब से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, कि आप डायरेक्ट पीएम से आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके एरिया के जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, वो आप सबसे मिलेंगे, पूछेंगे कि देखिए हमारे ऐसा पॉलिसी आ रहा है, देश हमारी ऐसी पॉलिसी ला रही है, तो आप लोगों को ये सारा फायदा मिलेगा, तो आप लोग पहले सीख लीजिए, फिर हमें भी बताइए कि क्या क्या इसमें और ऐड करना चाहिए, या क्या है जो सही नहीं है उसको हटा लेना चाहिए। तो इससे होगा ना क्या कि सबको पता चलेगा, सब जागरूक होंगे, सब जागरूक होंगे तो अपने आप लोग जागरूक होता है ना, तो अपने आप आपका क्या होता है ना कि करप्शन कम होता है। अब हमको पता ही नहीं है कि कोई चीज ऐसा चल रहा है, और हमको अचानक से कोई थोड़ा सा बता दिया कि अरे इससे तो ये फायदा मिला, जाओ ना 10 लाख का लोन इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है, तुम लेके अपना बिजनेस करो। अब हमको ये क्राइटेरिया नहीं पता है, क्या कंडीशन है, क्या गिरवी रखना है, क्या नहीं रखना है, पता ही नहीं, हम डायरेक्ट जाएंगे। अब वो सोचेगा कि अरे ये गवाह है, इसको झूठ मूठ का कुछ भी फंसा दो, इसका जो घर है नहीं भी लेना गिरवी पे तो ले लो गिरवी पे, हम ही लोग का फायदा होगा, सरकार तक क्या ही पहुंचेगा, क्योंकि इसको तो बुद्धि ही नहीं है। तो ये सारा चीज आपका कम करना होगा, उसके लिए सबसे पहला स्टेप लेना होगा अवेयरनेस का। उसके साथ साथ आपको जब पॉलिसी बना लेते हो, तो पॉलिसी को आपने जो इम्प्लीमेंट किया है तो उसका रेगुलर टाइम पे रिव्यू लेते रहो लोगों से, कि आपके जो एरिया है उसमें ये पॉलिसी आया है, इसके ये फायदे हैं, क्या आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आप उसको ध्यान से मॉनिटर करते रहो, सरप्राइज विजिट करते रहो, इंस्पेक्शन करते रहो कि अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है कि लोगों को अनाज कम दाम में या फ्री में मिलेगा, अचानक से जो है ना सब किसी को बताओ नहीं, नोटिस नहीं दो, अचानक से सरप्राइजिंगली विजिट कर दो कि अच्छा यहाँ पे तो ये चल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम्स पता चलेगा, फिर आप उसको ठीक कर पाओगे। तो ये था कुछ, अभी हम लोग जो भी पढ़े हैं ना वो क्लास 9 के लेवल से पढ़े हैं, तो यहाँ मत समझिए कि ये सारा चीज छूट गया। हम 9 के लेवल से पढ़ेंगे, फिर 10 के लेवल से, फिर 11, फिर 12, और फिर आपका कुछ आपका जो स्टैंडर्ड बुक्स में रहेगा एक्स्ट्रा वो देख लेंगे, वैसे कुछ एक्स्ट्रा रहेगा नहीं 12 तक पढ़ने के बाद, और फिर उसको करंट के डेटा से हम लोग अपडेट कर लेंगे। इतना सारा चीज़ है आपका पॉवर्टी से रिलेटेड।
तो अब चलिए एक बार फटाफट हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। चैप्टर आपको रीड करना है, ये आपका टास्क है। उसमें वर्ड्स का कलेक्शन बनाना है और वर्ड्स के कलेक्शन बनाने के बाद आपको देखना कोई प्लेस ऐसा है तो उसका मैपिंग भी कर लीजिए। ये आपका टास्क है। जितना मेहनत हम करें उसका डबल आपको करना है। अगर हम आपको 1 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप 2 घंटे उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, तो अपने आप आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फटाफट देखते हैं, बहुत सारी चीज़ तो आप जानते ही हो कि हाउ इज पॉवर्टी लाइन मेजर्ड। तो पॉवर्टी लाइन आप कैसे मेजर करते हो? पहले तो कमिटी वगैरह आई तो आपको कमिटी नहीं लिखना है, आपको क्राइटेरिया लिखना है कि कैसे आपको देखना है। तो पॉवर्टी लाइन देखने के लिए हम लोग देखते हैं ना कैलोरी का, खाने पीने का क्या स्थिति है। हम लोग देखते हैं ना कि किस तरीके से आपका जो कह सकते हो जो इनकम है, वेजेस वगैरह है, कैसा वहाँ पे आपका प्राइस है प्रोडक्ट्स का, इन्फ्लेशन कैसा है, महंगाई कैसा है, ये देखते हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये हम देखते हैं कि हमको मिनिमम कितना चाहिए अपना जीवन जीने के लिए, सस्टेनेंस के लिए, वो सब देखते हैं। तब जाके एक लगाते हैं लेवल कि अच्छा ठीक है, इस एरिया में अगर कोई इंसान 5,000 कमा रहा है तो ठीक है, 5,000 या उससे ज़्यादा। लेकिन 5,000 से कम कमा रहा है तो मतलब है कि वो बेसिक क्राइटेरिया क्या है, नहीं फुलफिल हो पाएगा। तो ये लाइन मेजरमेंट करने के लिए। डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट? अब यहाँ पे आप देखना प्रॉस एंड कॉन्स दोनों साइड से आप आंसर करना। ऐसे करके आपसे मतलब ये पूछेगा कि अभी का जो प्रेजेंट डे है उस हिसाब से आप सिर्फ एक स्कूल के बच्चे हो तो हाँ नो यस जो करना है जो आपके टीचर करवाएं। लेकिन जब आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो तो आप उसमें बताओ कि हाँ अभी प्रेजेंट डे में जो है हम कैलोरी इनकम सब लेके एक बास्केट ऑफ गुड लेके हम कंपेयर करते हैं कि हाँ इतने इतने सारे चीज़ का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, न्यूट्रिशन का, हेल्थ का, तो ठीक है। नहीं हो रहा है तो नहीं कर पा रहे। लेकिन कौन से ले लो कि अभी भी कुछ पैरामीटर लेना बाकी है, अभी भी हमें डेप्थ में एनालिसिस करना बाकी है, तो इसको स्टडी ये बता चुके हैं आपको, देख लेना वीडियो में फिर से। डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1993। इसको आपको 1993 से लेके अभी तक के करंट के डेटा से अपडेट करना। ये अभी मत लिखना, जिस साल आप एग्जाम दोगे ना उस साल आप अपने करंट के डेटा से अपडेट कर लेना। नेक्स्ट है डिस्कस द मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी, ये आपको बता चुके। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आपसे पूछ रहा है, कॉज अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल, ये भी बता चुके हैं। जितने भी आपके मार्जिनलाइज कैटेगरीज हैं उन सबको काउंट कर लीजिए, जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, जो लेबर मजदूर है, जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी और मिडिल क्लास फैमिली में ग्रो कर गए, जो अपने एजुकेशन हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वुमेन हो गई, ये सब ज़्यादा वल्नरेबल है। गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, अभी जस्ट बताएं। डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स, ये भी बता दिया आपको कि ग्लोबल में ऐसा नहीं कि सब एक जैसा है, हर तरह के अलग अलग देश है, कुछ वॉर में एंगेज है, कुछ टेररिज्म में है, कुछ आपके डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ अंडर डेवलप्ड है, कहीं पे आपका रिसोर्सेज ज़्यादा है नेचुरल, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, जिस वजह से क्या है कि रिसोर्स रिच बट पीपल पुअर एरियाज हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको अपडेट कर देना है। जैसे अफ्रीका की कंट्रीज को आप बहुत सारे कंट्रीज जैसे सूडान वगैरह हो गया डाल दो अंडर डेवलप्ड में, या फिर आप चले जाओ डेवलपिंग में, तो डेवलपिंग में आप एशिया के कई सारे कंट्रीज का नाम ले सकते हो, डेवलप्ड में वेस्टर्न कंट्रीज का नाम ले लो, वॉर में रशिया यूक्रेन का एग्जांपल दिए ही थे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग, जो भी स्कीम्स बताए थे कैसे कैसे पॉलिसीज लाती है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन पॉवर्टी, ये भी पढ़ चुके हैं। हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एकदम जो अंत्योदय योजना में जो आते हैं, अंत्योदय आय योजना में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब क्या है कि एक तो होता है कि जो आपका हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, हाउसिंग, इन सब को पूरा कर सके, लेकिन कुछ ऐसा है जो फूड भी सही से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो एकदम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में चला जा रहा है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ, ये बता चुके, बेसिक आउटलाइन दे दिया। अब आपको फीचर्स को याद करके और खुद से आंसर फ्रेम करके चेक कराना है अपने कंसर्न फैकल्टी से। नहीं है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। बताए थे ना 2005 में आया, इसका काम था कि अनस्किल्ड वर्क जो है 100 दिन तक का गारंटी है कि गांव रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करना है। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो उनको रीज़न देना होगा और उतने दिन का वेज देना होगा। ये सारे फीचर्स हैं जिससे एटलीस्ट क्या है कि कुछ तो आपकी गरीबी कम होगी अगर वो वेज अर्न करेंगे तो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन एंड एनएमपी इंडेक्स बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट, तो ये सब भी हम लोग क्या है पढ़ चुके थे कि कंजम्पशन बेस्ड मतलब जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हम यूज करते हैं, उस आधार पे देखना है कि जैसे खाना है, जैसे कपड़ा है, जैसे घर है, इस सब के आधार पे हम देखते हैं, जज करते हैं कि अपना जो हम एजुकेशन फैसिलिटी है वो सही से कंज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं, मतलब जो हम सिर्फ अपना कंज्यूम करेंगे उस आधार पे। लेकिन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों पे लगभग 12 पैरामीटर पे आपको ये जज करता है, तो उसको ऐसे कंपेयर करना है। लिस्ट द इंडिकेटर्स यूज टू एस्टिमेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इंडिया में पूछ रहा है तो एनएमपीआई, और अगर वर्ल्ड में पूछता
तो जो यूएनडीपी और ऑफी देता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको डाल देना, लिखना, ध्यान रखना इसको अभी फिलहाल क्लास 9 के लेवल तक ही रखना है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। कुछ और चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ है जो डिमांड जो आपका पूरा नहीं हुआ है, या कुछ है जो हमसे छूट गया है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।